हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग 10th के फिजिक्स को, इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने 6 लेक्चर अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों में से कोई न्यू व्यूअर्स आए हो तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को विजिट करें और प्ले लिस्ट में जाकर पूरा वीडियो देखें स्टार्टिंग से, तो ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा कंसेप्ट मिलेगा आपको। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने इससे पहले 5वां लेक्चर ओम्स लॉ पढ़ाया था, 6ठा लेक्चर मैंने रेजिस्टेंस बताया था, तो 6th लेक्चर में रेजिस्टेंस का मैं डिटेल बताया था। उसी को आगे आज मैं बढ़ाऊंगा। उसमें एक नया टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, रेजिस्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली बच्चे 10th क्लास में नहीं पढ़ते हैं अच्छा से इस सब चैप्टर को, लेकिन मैं दावा करता हूँ, आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आप लोगों को इस तरह पढ़ाऊँगा कि आप लोगों को कंसेप्ट भी कंप्लीट मिलेगा और बोर्ड की भी तैयारी हो जाएगी, पूरी चीज़ मिल जाएगी आपको। बस मेरे साथ आप लोग लास्ट तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें, कंप्लीट वीडियो देखें, स्किप ना करें बीच से। ओके, वीडियो को आगे पीछे बढ़ाए नहीं। अगर आपको देखने का मन नहीं तो छोड़ दो, लेकिन देखो तो पूरा देखो। ओके, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो बेकार है पढ़ना। तुम लोग 10th क्लास में हो, बताना नहीं चाहिए आप लोगों को कि आप लोग ऐसे पढ़ो। आप लोग तो खुद पढ़ोगे, आप लोग खुद समझदार हो। ओके, चलो। तो ये आपको मैं बता दूं आप लोगों के, मेरे मेरे चैनल की एक ख़ास बात ये है कि मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में साइंस पढ़ाता हूं। और आप जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी समझेंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी समझेंगे प्योर अच्छे तरीके से। मैं नोट्स, मैंने आप लोगों को मेरे चैनल में एक स्पेशल बात ये है कि मैं आपको कंसेप्ट के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, जो कि हर चैनल पे नहीं मिलेगा आपको। कंसेप्ट तो पढ़ाने वाले यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, लेकिन नोट्स आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तो मेरे पास एक बेहतरीन नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि आप लोगों को आसानी से, आपको एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाए, आप आसानी से एग्ज़ाम में लिख भी पाओ और आपको कंसेप्ट भी मिल जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रेजिस्टिविटी। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आखिर तक बने रहें, लास्ट तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें, कहीं से स्किप ना करें। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कुछ खूबसूरत लाइनों के साथ। कि कहा है यूँ किसी ने, ताजमहल ताजमहल सड़कों पे और चौराहों पे बिक रही है आज भी। ताजमहल सड़कों पे और चौराहों पे बिक रही है आज भी। मोहब्बत करने के लिए बादशाह होना ज़रूरी नहीं। मोहब्बत करने के लिए बादशाह होना ज़रूरी नहीं। कहोगे सर कैसा शेर व शायरी था, ये तो अजीब तरह का शेर व शायरी है, इसमें तो कोई लाइन ही नहीं बना इस तरह की भी शेर व शायरी होती है। चलिए, तो मोहब्बत आप लोग कर रहे हैं, मोहब्बत के लिए औकात की ज़रूरत नहीं है, बस मोहब्बत करने के लिए दिल चाहिए, वो दिल आप लोगों के पास है। मैं आप लोगों को कोई मोहब्बत कर रहा हूँ, इसी तरह आप भी मुझे मोहब्बत करते रहें, तो मैं आगे आप लोगों को बहुत मोहब्बत करूँगा। ओके, इस मोहब्बत का परिणाम है कि मैं आपके साथ लगातार बना हुआ हूँ। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को आज अमेजिंग बनाते हैं। ये सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है, बस आप लोग मेरे साथ बने रहना। थोड़ा वीडियो मेरा लंबा बनता है, लेकिन मैं कंप्लीट कंसेप्ट देता हूँ। छोटे छोटे वीडियो के चक्कर में मत रहना। यूट्यूब पे शॉर्टकट वीडियो बहुत है, अगर शॉर्टकट वीडियो देखना चाहते हो तो शॉर्टकट हो जाओगे, शॉर्ट हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरा कंसेप्ट लोगे ना, तो मज़ा आ जाएगा साइंस पढ़ने में। अब मैं विजुलाइज करवा दूंगा। जो साइंस का मतलब होता है कि आप फील कर पाओ साइंस को, वो फील करवा दूंगा आपको। बस आप लोग मेरे साथ बने रहो। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर रखा है, एनसीईआरटी बुक को मैंने पढ़ा रखा है, मैंने उसका स्लाइड ले रखा है, सो डोंट वरी। तो चलो आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करता हूँ। ये आपके लिए नोट्स बना हुआ है। मैं पहले क्या करता हूँ, पहले वाइट पेज पे समझाता हूँ। आज का जो टॉपिक होने वाला है, वो टॉपिक होने वाला है कि रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स। मैं ये बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन से कारक है जिस पे विद्युत प्रतिरोध चालक पर निर्भर करता है। चालक का जो प्रतिरोध है वो किस किस बात पर निर्भर करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो मैं बताने वाला हूँ, एक एक बात को गौर से सुनना। रेजिस्टेंस क्या था, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया आप लोगों को रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस मतलब होता है रुकावट का गुण, रोकने का गुण। ओके, द प्रॉपर्टी टू अपोज टू फ्लो ऑफ करेंट, टू फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज को फ्लो करने के लिए, चार्ज को प्रवाह होने में या करंट को प्रवाह होने में, विद्युत धारा को प्रवाह होने में जो रोकने का गुण है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। अब मैंने ये भी बताया था कि जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है, ओके, वो अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, बैड कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर होता है। ओके, बेकार चालक होता है, हीन चालक, हिंदी में मैंने बोला था हीन चालक। जिसका रेजिस्टेंस लो होता है, लो, ओके, उसको मैंने कहा था क्या, बताओ आप लोग अच्छे से बताओ। जिसका रेजिस्टेंस लो होता है उसको मैंने कहा था अच्छा कंडक्टर, गुड कंडक्टर। ठीक है, और जिसका रेजिस्टेंस अप्रिसिएबल होता है, अप्रिशिएबल मतलब सर पर्याप्त, जिसका ना तो बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, ज़रूरत के लायक हो, अप्रिसिएबल। तो अप्रिसिएबल उसको बोलते हैं रजिस्टर, याद होगा आप लोग को, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। ओके,
तो ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि वो करंट को ज़्यादा रोक रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस ज़्यादा है, आसानी से करंट फ्लो नहीं करने दे रहा है, इसलिए वो कंडक्टर खराब कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है, क्लियर है, पुअर कंडक्टर है। तो देखो अब मैंने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया था आप लोगों को, V बाय आई, वोल्टेज बाय करंट। V को I में भाग कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन मिल जाएगा। इट इज़ द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ओके, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि वोल्टेज करंट के रेशियो को, अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। ओके, चलो अब ये रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करता है, तो डेफिनेशन में तो वोल्टेज आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, करंट आ रहा है। ओके, दो चीज़ आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर आ रहा है, और करंट आ रहा है यानी विद्युत धारा आ रहा है। तो तुम्हारे हिसाब से आप लोग अगर बोलोगे सर फार्मूला में तो वोल्टेज है, करंट है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ कि रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे सर वोल्टेज पर डिपेंड करेगा और करंट पर डिपेंड करेगा, जो कि सरासर गलत है। ना तो वोल्टेज पर डिपेंड करता है, ना करंट पर डिपेंड करता है। कहोगे सर कैसे ये बात आप प्रूफ करोगे, चलो मैं बताता हूँ, वी डोंट वरी। तो पहली बात तो ये समझ जाओ कि रेजिस्टेंस के फार्मूला में इवन वोल्टेज और करंट आता है। रेजिस्टेंस के फार्मूला में वोल्टेज और करंट है, लेकिन वो वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। पहली बात तो ये समझ जाओ, अभी से दिमाग में बैठा लो। आप किस पर डिपेंड करता है सर, तो चलो मैं बताता हूँ। अब चलो मैं दो कंडक्टर ले रहा हूँ, एक कंडक्टर ये है, ओके, चलो एक कंडक्टर ये, एक कंडक्टर मतलब वायर, तार, ओके, वायर जो घर में इस्तेमाल करते हैं। एक मैं लेता हूँ ये, ध्यान देना, ये वायर, दोनों वायर में क्या फ़र्क है, इस वायर का लेंथ, जो एक वायर ए मैं नाम देता हूँ, इस वायर का ए नाम है, इसका बी नाम है, मैं दे रहा हूँ समझाने के लिए। आप लोग एकदम ध्यान से सुनना है, क्योंकि बात को ध्यान से सुनना, मज़ा आ जाएगा। जो वायर ए है उसका लेंथ ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है, और जो वायर बी है, जो कंडक्टर बी है, चालक बी है, ओके, तार बोलो, चालक बोलो, कंडक्टर बोलो, सब सेम चीज़ है, वो उसकी लंबाई कम है, लेंथ कम है। अब चलो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, गुण है, किसको रोकने का गुण है सर, रोकने का गुण है, किसको रोकने का गुण है, करंट को रोकने का गुण है। करंट किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन के मूव करने से बनता है। ओके, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, इस कंडक्टर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर भी करंट इलेक्ट्रॉन होगा। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन को घूमने में, मूव करने में, डांस करने में, इस कंडक्टर में, एक कंडक्टर में सहूलत होगा, आसानी होगी, कि बी कंडक्टर में सहूलत होगा कि आसानी होगी, चलो बताओ, ए में आसानी होगी कि बी में आसानी होगी। ए इलेक्ट्रॉन किस में मूव कर सकता है इजीली, ए में इजीली मूव कर सकता है कि बी में इजीली मूव कर सकता है, तो तुम कह सकते हो सर बी में इजीली मूव कर सकता है, क्योंकि बी में लेंथ कम है, इसमें जगह ज़्यादा है, देखो बहुत ज़्यादा अच्छा जगह है, आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। ओके, तो लेंथ बड़ा होने से क्या होता है, उसकी मोटाई घट जाती है। लेंथ अगर दो, एक कंडक्टर का देखो, कंडक्टर ए जो है उसका लेंथ ज़्यादा है, तो उसकी मोटाई घट गई, थिकनेस घट गई, थिकनेस, ओके, वो पतला हो गया, तो उसको इलेक्ट्रॉन को मूव करने में दिक्कत होगा। इलेक्ट्रॉन को जितना मूव करने में दिक्कत होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन बार बार इस कंडक्टर के दीवार से टकराएगा, तो उतना रुकावट पैदा होगा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो सिंपल सा बात है कि लेंथ बढ़ेगा तो कंडक्टर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें तो लेंथ कम है, बी कंडक्टर में तो लेंथ कम है, तो एरिया ज़्यादा हो गया, यानी थिकनेस बढ़ गई, मोटाई ज़्यादा हो गई, इसमें ये पतला हो गया था, ये मोटाई ज़्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस जो है कम हो गया, यानी कि इसमें रुकावट कम है। जैसे मैं आपको पूछूँ, एक क्वेश्चन करो, ओके, पतली गली होती है, जैसे शहरों में, दिल्ली मुंबई में, ओके, मेट्रो सिटी में पतली गलियाँ होती हैं, तो गली में मान लो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो एक दूसरे को धक्का मारते कि नहीं मारते हैं गली में, अरे धक्का मारते नहीं मारते, तुम लोग तो खुश हो गए सर, धक्का मार रहे हैं, वाह वाह, खुशी वाली बात है सर, मैं भी धक्का मारूंगा, ओके गुड। नहीं तो गली में जितनी पतली गली होती है, ज़्यादा ठोकर लगता है, आपस में टक्कर ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा रुकावट पैदा होता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो जितनी पतली गली होगी, जितनी लंबी गली होगी, पतली गली होगी, तो समझो कि उसमें रुकावट ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और जितनी एल फैल गली होगी, या जितना जैसे रास्ता पे रोड जितना चौड़ा होता है, उसमें ज़्यादा रुकावट नहीं होता है, उसमें रेजिस्टेंस कम होता है। क्लियर हो गया, अरे समझे गली वाली बात तो जल्दी समझ में आ गया। जैसे बोल मैंने गली में, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, तेरे मिलने को ना आएंगे सनम आज के बाद, मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझको आखिर मिल गया जो तेरा अपना था, हमको दुनिया में समझना ना सनम आज के बाद, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। क्यों सर, गली में क्यों नहीं कदम रखेंगे सर? कैसा गाना गाते हैं सर, इतना पुराना गाना, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना है, बहुत फेमस गाना है ये, ठीक है।
तो इसलिए गली में कदम नहीं रखेंगे क्योंकि गली में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए गली में कदम नहीं रखेंगे सर। ओके, किसकी गली में? उसके गली में। ओ समझ गए तुम लोग, मतलब की बात बहुत जल्दी समझ जाते हो। किसकी गली में? उसकी गली में सर, मेरी वाली सर, मेरी वाली, मेरी वाला। नहीं चलो कोई बात नहीं, सब गलत बात है, ये सब बात मत करो, पढ़ाई के बीच में डिस्टर्ब नहीं। ओके चलो ठीक है। तो गली में कदम क्यों रखेंगे सर? क्योंकि गली में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, गली में एरिया लेंथ ज़्यादा होता है, एरिया कम होता है, मोटाई कम होती है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो रेजिस्टेंस समझे? रेजिस्टेंस क्या है? रुकावट का गुण है। तो रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करता है? देखो लेंथ, एक कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका लेंथ ज़्यादा है तो एरिया कम है, तो रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होगा। और ध्यान देना, इस बी कंडक्टर का लेंथ कम है, एरिया ज़्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि लेंथ कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन आराम से मूव कर सकता है, क्योंकि इसमें जगह ज़्यादा है। ओके, तो मेरी बात समझ आ रहा है? तो लेंथ, रेजिस्टेंस जो है लेंथ पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पर। लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली कि इन्वर्सली? डायरेक्टली। क्यों सर डायरेक्टली? क्योंकि लेंथ बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो देखो एक कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका, यानी प्रतिरोध ज़्यादा होगा। बी कंडक्टर, बी जो चालक है, यहाँ पे चालक बी है, ओके, तार, उसका लेंथ कम है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो लेंथ पर डिपेंड कर गया। अब चलो, जिसका लेंथ ज़्यादा होगा उसका एरिया कम होगा। एरिया यानी एरिया मतलब मोटाई, थिकनेस, एरिया ऑफ ए मतलब इसको, ये जो गोल गोल देख रहे हो, गोल गोल सर्किल के जैसा सर्कल जो है, वो सर्कल आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। हिंदी में क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इंग्लिश में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, आपको सर आप उल्टा बोल दिए हैं। अरे उल्टा जानबूझ के बोलता हूँ कि तुम लोग का ध्यान इधर है, मैं बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। बुढ़े सर आप बुढ़े हो गए हो। मैं बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, मैं आप लोगों को पूरा दम लगा के पढ़ाऊँगा। डोंट वरी, ओके, यू डोंट वरी अबाउट दैट, ओके, डोंट वरी अबाउट मी, ओके। मैं पूरा जवान हूँ, आप लोगों को पूरा मेहनत से पढ़ाऊँगा, डोंट वरी, ओके। चलो, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो लेंथ बढ़ने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? घट जाता है। तो बताओ, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। देखो ना, बी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, मोटाई ज्यादा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका सिंपल मीनिंग है थिकनेस, मोटाई, ओके। तो जिसका मोटाई ज्यादा होगा, लेंथ कम होगा तो मोटाई ज्यादा होगा, सिंपल बात है। सोचो ना, इसका लेंथ कम है तो मोटाई ज्यादा है, तो मोटाई ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, प्रतिरोध कम होगा। तो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली जिसका एरिया ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका एरिया कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो दो बात तो अब ये डिपेंड हो गया कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? दो बात, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। दो बात समझ में आ गया? रेजिस्टेंस दो बात, अभी क्या बात पे डिपेंड किया? अभी दो बात मैंने बता दिया। एक बात ये कि लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। मैं इसको डिलीट करके फिर से बना रहा हूँ। रेजिस्टेंस सर लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। सर रेजिस्टेंस लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली डिपेंड करता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, इन्वर्सली यानी कि वो अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तुम खुद सोचो, एरिया ज़्यादा रखोगे तो उसमें रुकावट ज़्यादा ना पैदा होगा, आराम से आदमी जा सकता है, आ सकता है। अगर गली बहुत बड़ी है, चौड़ी लंबी गली चौड़ी है, तो उसमें ज़्यादा रुकावट पैदा नहीं होगा। लेकिन गली अगर पतली है, एरिया कम है, तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो एरिया के इन्वर्सली, ओके, बट लेंथ के डायरेक्टली। लेंथ जितनी बड़ी होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, और लेंथ जितनी कम होगी रेजिस्टेंस उतना कम होगा। एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। ओके, मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पॉइंट समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? हिंदी में सुन लो बच्चों, कि चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ाते हैं तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई घटेगा तो चालक का प्रतिरोध घट जाएगा। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा समानुपाती, यानी कि अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी मोटाई बोलना, ओके, मोटाई घटेगा कम होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा, उल्टा है। क्लियर हो गया ना? तो देख, तो पतला तार हम लोग घर में यूज़ करते हैं कि मोटा तार? करंट बताओ, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वही ना हम लोग करंट यूज़ करें, वही ना वायर यूज़ करेंगे। रेजिस्टेंस जो कम पैदा करे, जो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, हमारे लिए वही फायदेमंद है। क्यों बताता हूँ मैं, एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान देना आप लोग अच्छा से। जैसे मान लो कि जो पतला तार है, पतला तार में इलेक्ट्रॉन टक्कर मार रहा है बार बार, इस वायर की दीवार से इलेक्ट्रॉन बार बार टक्कर मारता है। इलेक्ट्रॉन डांस करता रहा तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन मूव करता है इसलिए तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डांस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डांस कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि इस कंडक्टर के दीवार से बार बार टकराता है। कंडक्टर चालक की दीवार से बार बार अंदर अंदर टकराता है। जब टकराता है तो बताओ, तुम बहुत तेज चल रहे थे, दर्द चल रहे थे, अब तुम किसी से टक्कर मार दी है, किसी को टक्कर मार दी, कोलाइड कर गया, ओके, कॉलिजन हो गया तुम्हारा,
टक्कर मार दिया तो क्या होगा, तुम उतना ही स्पीड से चलोगे, तुम्हारी स्पीड घटेगी नहीं घटेगी, तुम्हारा एनर्जी घटेगा नहीं घटेगा। तो तुम जो चल रहे थे दौड़ रहे थे वो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी था। तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जब अंदर चलता है ना कंडक्टर के अंदर, तो बार बार कंडक्टर के या चालक के दीवार से टकराता है। दीवार से टकराने के क्रम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से भी टकराता है, दीवार से भी टकराता है। तो क्या होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी घट जाता है। अब वो जो काइनेटिक एनर्जी जब घटता है तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया उसका, कोई ना कोई दूसरे एनर्जी में, एनर्जी तो कंजर्व रहता है। तो एनर्जी किस में, तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी बार बार टक्कर मारेगा ना कोई चीज़ को, तुम आपस में रगड़ोगे तो गर्म होगा कि नहीं होगा, हॉट होता है ना, होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रॉन बार बार टक्कर मारता है ना इस दीवार पे, तो वो क्या होता है कि तार गर्म हो जाता है, वायर गर्म हो जाता है, ओके, चालक कंडक्टर हॉट हो जाता है। समझ आया बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस पैदा होने का माने कि तुमको पता करना है कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है कम है। तुम आसानी से घर में तार को देखकर छूकर बता सकते हो, तार को छूकर। अभी तार को नहीं कि करंट वाला तार को छू दोगे तो बिना म्यूजिक के डांस स्टार्ट हो जाएगा, बिना म्यूजिक के डांस स्टार्ट हो जाएगा। 4 बोतल वोडका, नाम मेरा रूस्का बिना म्यूजिक के डांस स्टार्ट हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। इसलिए मेरी बात को गौर सुनो। तो तार को, जो आपका तार के जो ऊपर जो प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है उसको छूना, तो करंट नहीं मारेगा, ठीक है। नहीं तो फिर तुम लोग बदनाम कर दोगे, कहोगे सर आप लोग कैसा कैसा चीज़ सब सिखाते हैं सर, हम लोग मर जाएंगे सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, तुम लोग मेरे बहुत प्यारे हो, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ओके। मुझे कुछ भी हो जाए चलेगा, लेकिन आप लोगों को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, ओके, डोंट वरी। चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है जब आप मूव करता है तो बार बार टक्कर मारता है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, उसका गतिज ऊर्जा उसके उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, माने वो तार गर्म हो जाता है। तो जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो तार ज़्यादा गर्म होगा। तो समझना, जो ज़्यादा तार गर्म होता है, जो तार ज़्यादा गर्म होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और जो तार कम गर्म होता है उसका रेजिस्टेंस कम है। तो इसका मतलब कि वो अच्छा है हमारे लिए, जिसका रेजिस्टेंस कम है वो अच्छा कंडक्टर है, उससे अच्छा आसानी से करंट फ्लो करेगा, तो मेरे लिए अच्छा है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। जो इलेक्ट्रिक तार गर्म हो जाता है इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ओके। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव, जो इलेक्ट्रॉन गर्म हो जाता है, माने तार गर्म हो जाता है। तार गर्म क्यों हो जाता है सर, रेजिस्टेंस के कारण, प्रतिरोध के कारण, ठीक है। समझ लो बात को। तब पतला तार जल्दी गर्म हो जाता है, अब मोटा तार जल्दी गर्म नहीं होता है। क्यों सर, क्योंकि पतला तार जो थिन वायर है, पतला तार है, ओके, पतला तार में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। मैंने बताया कि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, एरिया घटने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, एरिया घटने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, उल्टा होता है एरिया के। तो लंबाई बढ़ेगी तो एरिया घट जाएगा, सिंपल सा बात है। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस पतले तार का ज़्यादा होता है इसलिए वो जल्दी गर्म हो जाता है, अब मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है इसलिए वो कम जल्दी गर्म नहीं होता है। क्लियर हो गया बात को। तो रेजिस्टेंस क्या बात पे डिपेंड करता है सर, दो बात पे, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध लंबाई पे डिपेंड करता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब थिकनेस, मोटाई, ओके। दो बात समझ में आ गया। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और एरिया पे, लंबाई पे, चालक की लंबाई पे, और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, ओके। मैं सब लिखा हुआ हूँ, डोंट वरी, तुम चिंता मत करना, एकदम पेशेंस रखो, सब्र के साथ पढ़ो, मजा आएगा। दो बात समझ में आ गया। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब एक चीज़ समझो, अब दोनों फॉर्मूला को मिला रहा हूँ मैं। लेंथ ऊपर है, डायरेक्टली पोर्शन का मतलब समझा, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ को डबल करोगे रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, लेंथ को तुम आधा करोगे तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। अब एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। चलो इसका मतलब क्या हुआ सर कि अगर तुम मान लो कि एरिया को डबल कर दो, एरिया को बढ़ा दो, दुगना कर दो, तो एरिया बढ़ा दोगे। जैसे मान लो ये पहले एरिया, इसका ध्यान देना, इसका ए एरिया था, कुछ भी एरिया होगा, अब इसको मैंने मोटा कर दिया, लो मोटा कर दिया, इतना मोटा कर दिया, डबल एरिया कर दिया मैंने। सिंपल बात है, जब भी तुम डबल एरिया करोगे, लेंथ इसका मान लो कि लेंथ कुछ भी रहा होगा, मान लो 10 मीटर रहा होगा तो 5 मीटर हो जाएगा। माने कि तुम जैसे लेंथ को छोटा करोगे तो एरिया बढ़ जाएगा। लेंथ देखो, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, देखो गौर से, एरिया जैसे तार को मैंने क्या किया, मोड़ करके मोटा कर दिया, मोटा करने का मतलब क्या हो गया, उसका एरिया तो बढ़ गया लेकिन लेंथ घट गया। तो लेंथ अगर पहले L था तो L/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, या 10 था तो 5 हो जाएगा। और एरिया अगर मान लो कि A था पहले तो 2A एरिया हो जाएगा, 2A। ये समझना बहुत आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा ये। तो पहले लेंथ L था तो अब लेंथ L/2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आधा कर दिया। और एरिया पहले A था तो एरिया 2 हो गया। तो देखो मैं जो बता रहा हूँ, तो एरिया के तो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका रेजिस्टेंस जो है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। पॉइंट क्लियर हो गया, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। चलो दो बात समझा। तो अब डायरेक्टली, अब इसको एक साथ लिख दो। चलो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, उसके बाद R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, ओके। मत लिखना ये सब, मत नोट करना, नोट में मैंने लिख रखा है, डोंट वरी। अब दोनों को मिला के लिखो, L को ऊपर लिखो और A को नीचे लिखो, क्योंकि इन्वर्सली वाले को उल्टा समानुपाती को नीचे लिखते हैं, डायरेक्टली वाले को ऊपर लिखते हैं, ओके।
उल्टा समानुपाती को नीचे लिखते हैं और डायरेक्टली वाले को ऊपर लिखते हैं। तो हो गया ये। चलो ये एक रिलेशन निकला एक साथ। ओके, अब क्या करो, मैं बात समझो मेरी बात। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ये फॉर्मूला हो गया। एरिया नीचे क्यों लिखे सर? एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलो अब इसको क्या करते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको बोलते हैं, इस समानुपातिक चिन्ह है, इसको हटाओ। हटाने के लिए कांस्टेंट जोड़ते हैं हम लोग, कांस्टेंट जोड़ते हैं, याद ना, कांस्टेंट हमेशा जोड़ते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने कांस्टेंट जोड़ा था। ओके, तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, इस कांस्टेंट का नाम है, ये नया चीज़ आ गया, एक नया चीज़ सर, ये नया चीज़ सर क्या है? ये नया चीज़ यही इसको पी की तरह लिखते हैं, पी की तरह, पी लिखते ना, पी, इसको बोलते हैं रो, RHO रो, इंग्लिश में बोलते हैं RH रो। रोना मत, रो को देख करके, रो है ये। ओके, मैं लिख रहा हूँ, क्या नाम है इसका? रो। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है आप लोगों को? रो, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, रो, ऐसे ऐसे, रो। मत रो मेरे मीत, चुप हो जा, हुआ सो जो हुआ। समझ लो बात को। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रो है ये, पी के जैसा है। ओके, ये क्या है? पी के जैसा, ऐसे लिखते हैं रो, ये कांस्टेंट है। तो ये फार्मूला बन गया एक तरह का। देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ, R इक्वल टू रो L बाई ए, ये फार्मूला बन गया। R को तो जानते हैं, रेजिस्टेंस है, एरिया को ए को जानते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मोटाई, थिकनेस है, लेंथ को जान रहा है। लेकिन ये रो क्या है सर? ये रो है, इसको इसी रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। जो आज का लेक्चर था, मैंने बोला था ना आपको, इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। आपको सर रेजिस्टिविटी है क्या सर, कैसे डिफाइन करेंगे, इसका फील कैसे आएगा सर, मतलब क्या आएगा, सब बताने वाला हूँ मैं, डोंट वरी, चिंता मत करो। रेजिस्टिविटी का फील भी करवाऊंगा मैं आप लोगों को। ये रो है, लेकिन पढ़ते हैं क्या है? रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी है। ओके, प्रतिरोधकता बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरोधकता। रेजिस्टेंस से ही रेजिस्टिविटी बना है। अब क्या होता है, रेजिस्टेंस तो एक प्रॉपर्टी है, मेरी बात समझना, मैं जो बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस तो एक प्रॉपर्टी है। अब हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस तो अलग अलग होगा, तो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक नई क्वांटिटी डिफाइन की गई है, जिस मैंने कि वो रेजिस्टेंस किस किस बात पर डिपेंड करता है, उसके लिए एक नई क्वांटिटी डिफाइन की गई, जिसका नाम है रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरोधकता। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर है। ओके, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टिविटी। एक और नाम इसका मैं बता रहा हूँ, रुको मैं डिलीट कर रहा हूँ सबको, सॉरी। चलो पूरा को, रो को क्या बोलते हैं बाबू? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी याद रहेगा। या इसका एक और नाम है इंग्लिश में, मैं बता रहा हूँ, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। क्या नाम है इसका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सॉरी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, अब क्या नाम, क्यों नाम पढ़ा दो बताता हूँ मैं। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, दो चीज़ है। आप कैसे निकालेंगे पहले समझ लो। R इक्वल टू फॉर्मूला क्या बना था? रो L बाई ए। अब यहाँ से देखो, सब कुछ जानते हो, रो को अकेला करो, रो को अकेला करो, रो को अकेला करो, तो ये क्रॉस इधर होगा, तो RA L बट्टा में डाल दो, ये फार्मूला बन गया। देखो ना, ये बट डिवाइड वाला ऊपर चला गया, ये नीचे, ऊपर वाला नीचे आ गया। तो अब R रेजिस्टेंस का SI नोट क्या होता है? ओम। रेजिस्टेंस का SI नोट क्या होता है? ओम। ए क्या है? एरिया है, एरिया का SI नोट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एरिया का SI नोट मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। ओके, लंबाई गुने चौड़ाई, तो मीटर स्क्वायर। और लेंथ का क्या होता है? लेंथ तो मीटर में होता है, मीटर कर दो। तो ये जो तुम्हारा बना रेजिस्टिविटी का SI नोट बना ओम मीटर, याद ना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टिविटी का SI नोट क्या होता है? प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ओके, बहुत आसान है याद रखना, कैसे निकालना, देखा, रटना नहीं, ये सब बहुत ईजी होता है बच्चे लोग, फॉर्मूला सब रटता है बच्चे लोग। ठीक है, चलो मैं अब आपको बताता हूँ एक और चीज़ समझ लो। तो मैंने बताया रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करता है? लेंथ पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। दो बातें मैंने बता दिया, उससे फॉर्मूला में ड्राइव मैंने करके बता दिया। अब तीसरी बात पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तीसरी बात क्या है कि मटेरियल कैसा है, वो मटेरियल का नेचर क्या है, वो कॉपर का बना हुआ है कि आयरन का बना हुआ है, कि वो किसका बना हुआ है, कि वो सिल्वर का बना हुआ है, कि एल्युमिनियम का बना हुआ है। माने एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस अलग होगा, कॉपर का रेजिस्टेंस अलग होगा। तो ये किस चीज़ का बना हुआ है? कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करेगा वो, कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है। ओके, तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। कॉपर का अलग रेजिस्टेंस होगा, एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस अलग होगा। तीसरी बात समझाया? नेचर में पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। प्रकृति मतलब नेचर मतलब क्या सर? नेचर क्या, यानी कि वो एल्युमिनियम है, कि कॉपर है, कि वो आयरन है, कि वो सिल्वर है, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? तो हर का रेजिस्टेंस अलग होगा। तीसरा बात समझ में आ गया। चौथी बात, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, वो इस कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। मैंने बताया था टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो कंडक्टर का टेम्परेचर पे भी इसके साथ रिलेशन है। तो चार बात हो गया। कौन कौन बात जल्दी बताओ, किस किस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है?
कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करता है सर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर मतलब कि वो आयरन है कि कॉपर है क्या है। और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। 4 बात पे मैंने सबको लिख रखा है। लॉन्ग टाइम में क्वेश्चन पूछ सकता है, शॉर्ट टाइम में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलो आ जाओ, अब आ जाओ, आ जाते अब आते हैं नोट्स पे। इतना लंबा समझाने के बाद नोट्स पे आ जाओ, ठीक है। चलो ध्यान दो, मैंने लिख रखा है किस बात पर डिपेंड करता है। देखो लिखा हुआ है, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देगा कि वह कौन सा कारक है जिन पर चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, या ऑन विच फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो ये लिख दो 4 पॉइंट। लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, चालक की लंबाई पे। हिंदी में भी लिख रखा है मैंने, इंग्लिश में भी लिख रखा है, आप लोग नोट कर लेना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, जिसको थिकनेस भी बोलते हैं, ओके। और हिंदी बोलते हैं अनुप्रस्थ कार के क्षेत्र, जिसको मोटाई बोलते हैं हिंदी में। और नेचर ऑफ द मटेरियल, ओके, पदार्थ के प्रकृति पर डिपेंड करता है। वो कंडक्टर किसका बना हुआ है? कॉपर का बना हुआ है, तांबा का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, पदार्थ के तापमान पे डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने बताया लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ओके। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो मैंने एक तार बना दिया, इस तार का, इस वायर का लेंथ L रखा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो गोल गोल दिखाई दे रहा है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। पूरा नोट कर लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से नोट कर लेना अच्छा से। चलो उसके बाद मैंने दोनों को मिला दिया, क्वेश्चन 1 इसको मिला दिया, दोनों को क्वेश्चन 1 और 2 को मिला करके मैंने लिख दिया L ऊपर था, L ऊपर होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले को ऊपर लिखते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले को नीचे लिखते हैं। जो सीधा समानुपाती होता है उसको ऊपर लिखते हैं, व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा समानुपाती वाले को नीचे लिखते हैं, ठीक है। चलो अब उसको दोनों मिला करके कांस्टेंट मैंने जोड़ा है। यहाँ पे देखो मैं इसको थोड़ा डिटेल करके बता रहा हूँ। मैंने एक इस साइन को हटाएंगे तो बराबर देंगे, कभी भी साइन को हटाना तो बराबर का साइन लगाना, इक्वल का साइन लगाना। तो इक्वल का साइन मैंने लगा दिया। एक कांस्टेंट मैंने जोड़ दिया यहाँ पे। कांस्टेंट का नाम है रो, ये रो है लेकिन इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रो को अकेला करो, कैसे रो को अकेला करोगे तो ये भी फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला याद ना है, कोई एक फॉर्मूला याद ना, कभी नहीं भूलोगे। चलो उसके बाद यहाँ से ए को उधर ले जाओ, एल को इधर ले जाओ बट्टा में। तो यहाँ से रो को कहता है आर ए बाई एल हो गया। मैथ है, सिंपल मैथ है। अब आर को, रो को क्या कहते हैं सर? रो क्या है? रो का फील भी आएगा, डोंट वरी, रुको थोड़ा वेट करो। रो को क्या बोलते हैं सर? रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ओके। रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। समझना बात को, मैं बोल इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, हिंदी में प्रतिरोधकता बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज समझो बहुत अच्छा से, रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा। इस पे ध्यान ना, कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल, एक मटेरियल पे, ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा रेजिस्टेंस, ओके। मेरी बात समझ। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड नहीं करेगा? रेजिस्टिविटी क्या होता है सर? पहले मैं बताता हूँ, कांस्टेंट होता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जैसे मान लो कॉपर के लिए, कॉपर है ना, कॉपर का वायर, जैसे मान लो ये कॉपर का वायर है, अभी कॉपर का तार है। अब कॉपर के तार के लिए रेजिस्टिविटी का वैल्यू फिक्स है। रेजिस्टिविटी का वैल्यू फिक्स है। मान लो ये कॉपर का वायर, मान लो एक कॉपर का वायर ये है, एक कॉपर का वायर ये है, मान लो ये इतना लंबा है, लंबाई चेंज हो रहा है। ये इस जितना रेजिस्टिविटी इसका होगा उतना रेजिस्टिविटी इसका होगा सर। क्यों सर? मैंने कि ये लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टिविटी एक अलग चीज़ है। रेजिस्टिविटी भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही है, लेकिन रेजिस्टिविटी उसके सैंपल पर डिपेंड नहीं करेगा। मैंने कि वो उसके सैंपल का कांस्टेंट होगा, बात समझना। मैंने कि मटेरियल का कांस्टेंट होता है। कॉपर का अलग रेजिस्टिविटी होगा, एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी अलग होगा, यानी कि वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। अब इस रेजिस्टेंस की बात करो तो इसका रेजिस्टेंस तो कम होगा क्योंकि इसकी लेंथ कम है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस तो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी न तो एरिया पे डिपेंड करता है और न ही लेंथ पे डिपेंड करता है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है एक मटेरियल के लिए, समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कि बताओ कि एक लेंथ, एक तार का लंबाई को बढ़ा करके डबल कर दिया गया है, तार की लंबाई को बढ़ा दिया गया है, तार की लंबाई को बढ़ा दिया गया है, दुगुना कर दिया गया, डबल बढ़ा कर दिया गया है, तो बताओ रेजिस्टिविटी कितना हो जाएगा? तो बोलो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करेगा। रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, रेजिस्टिविटी एरिया पे डिपेंड नहीं करता, प्रतिरोधकता लंबाई पे डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, और नहीं एरिया पे डिपेंड करता है, ओके। रेजिस्टिविटी बस मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर मतलब कि एल्यूमिनियम का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, और आयरन का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा, ठीक है। और उसके बाद हाँ, फील भी अभी करवा रहे हैं, डोंट वरी, चिंता मत करो। लेकिन रेजिस्टेंस की बात करो तो रेजिस्टेंस, जैसे मैंने बोला, लेंथ बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चा लोग से पूछो, जवाब नहीं दे पाएगा, तो मैंने लिख दिया। देखो रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल, वो गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है। प्रतिरोधकता जो किसी दिए गए पदार्थ के लिए नियत होता है, नियत मतलब कांस्टेंट, ओके। मैंने लिख दिया यहाँ पे, पूरा को नोट कर लेना। अब एग्जाम में क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा कि क्वेश्चन क्या रहेगा, कि ये क्वेश्चन रहेगा, विच फैक्टर ऑन विच फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, वह कौन से कारक है जिन पर चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो 4 बात लिख दो, ये इतना ही लिखना है एग्जाम में, इतना ही लिखना है, ओके।
लेकिन अगर तुमको पूछ दे, ये सब नहीं याद लिखना है, सब डेफिनेशन सब ये फार्मूला सब याद रखना है बस। अब एग्जाम में पूछेगा तुमको रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी डिफाइन कैसे करोगे। तो मेरी बात समझो पहले, मैं अभी प्लेन पेज पे आता हूँ फिर से। देखो मेरी बात सुनो, फार्मूला मैंने क्या पढ़ा, रो इक्वल टू पढ़ा है मैंने, रो आर इक्वल टू मैंने पढ़ा है आर इक्वल टू रो एल बाय ए, ठीक है। एल क्या लेंथ, ए क्या एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और रो है रेजिस्टेंस। अब ध्यान मेरी बात समझो अच्छा से आप लोग, ओके। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, रेजिस्टिविटी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, ओके। जिसका देखो रेजिस्टिविटी जैसे मैंने बोला था ना, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, हाई होगा, वो बैड कंडक्टर होगा, पुअर कंडक्टर होगा, बेकार चालक होगा। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, ओके, वो अच्छा चालक होगा, अच्छा कंडक्टर होगा। वही रेजिस्टिविटी के साथ भी वही है, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, ओके, वो अच्छा माने वो खराब कंडक्टर है, माने वो पुअर कंडक्टर है। जिसकी रेजिस्टिविटी मान लो कि कम है, ओके, जिसकी रेजिस्टिविटी कम है, ओके, वो अच्छा कंडक्टर है। एकदम सेम रेजिस्टेंस की तरह ही है, वो रेजिस्टेंस का मेजरमेंट ही है। लेकिन अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो रेजिस्टिविटी है क्या, डेफिनेशन अगर एग्जाम में पूछेगा, फिल कर लो पहले, फिल, ओके। चलो फिर से सुन लो, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक तरह का एक दूसरे से मैंने एक जैसा ही टर्म है, वो एक सिमिलर टर्म है, एकदम समझो। मैंने बताया था कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वो पुअर कंडक्टर होता है, बेकार चालक होता है, और जिसका रेजिस्टेंस कम होता है वो अच्छा चालक होता है, गुड कंडक्टर होता है। मैंने बताया था आप लोगों को। वैसे ही रेजिस्टिविटी की तरह सोच लो, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है वो पुअर कंडक्टर है, बेकार है, ओके। रेजिस्टेंस ही है एक तरह का वो, ओके। और जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो अच्छा कंडक्टर है। समझाया, बिल्कुल सेम सोचना है, रेजिस्टेंस की तरह ही सोचना, यानी कि ये रेजिस्टिविटी को समझना है कि रेजिस्टेंस का भाई है, ओके। समझो एकदम, दोनों लैला मजनू है, ओके। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, चलो अब फार्मूला कैसे बनाओगे, चलो मेरी बात समझना, रो एल बाय ए। अब रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करोगे, हाउ टू डिफाइन रेजिस्टिविटी, इसको परिभाषित कैसे किया जाएगा, प्रतिरोधकता को कैसे परिभाषित किया जाएगा। तो देखो मैं फार्मूला अच्छा से लिख रहा हूँ और डिफाइन करके बता रहा हूँ, रो एल बाय ए। फिर से मैं लिख रहा हूँ, रो, ओके, थोड़ा सा वेट कर लेना, सॉरी, आर इक्वल टू रो एल बाय ए, ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो। एक और मैंने फॉर्मूला बताया आप लोगों को, यहाँ से रो भी लिख सकते हो, रो इक्वल टू आर ए बाय एल, ये भी लिख सकते हो। अब क्या करो तुम, कोई काम करो, या तो ये फॉर्मूला में, यही फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला में, एल की जगह 1 मीटर ले लो, एल की जगह 1 मीटर, माने 1 मीटर लंबा तार ले लो। तार कैसा होना चाहिए, 1 मीटर का, और उसका एरिया होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। हमेशा कभी भी फार्मूला बनाना होता है तो हम लोग एक एक रख देते हैं, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है और लेंथ की यूनिट मीटर होती है। अब रखो, यहाँ पर रखोगे तो क्या होगा, आर का वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे, तो आर इक्वल टू रो हो जाएगा। सिंपल सा बात है, समझ रहे हो। यानी रो का फार्मूला मैंने उल्टे में, ये वाला फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, चलो कोई भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिया का फार्मूला ले लो 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ का फॉर्मूला लिख दो 1 मीटर, ठीक है। मैंने ऐसा तार लो जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ उसका 1 मीटर हो, 1 मीटर लंबा। 1 मीटर लंबा समझ लो, जो डंडा यूज होता है घर में कोचिंग में पीटने के लिए, या स्कूल क्लास में सर टीचर सब जो डंडा रखे होते हैं वो जनरली 1 मीटर होता है, ओके। चलो तो 1 मीटर, जो 1 मीटर का वायर ले लो और उसका एरिया कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर, ओके। रखो वहाँ पे रखो, यहाँ पर रखो 1, यहाँ पे 1 रखो, 1 रखोगे तो आर इक्वल टू रो इक्वल टू आर हो जाएगा। क्या मतलब समझे, कितना इंटरेस्टिंग बात है, समझो। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, यानी कि रेजिस्टेंस ही रो है, बात खत्म। कितनी आसान बात है, मैंने रेजिस्टिविटी रो है कब, जब लेंथ का, कंडक्टर का लेंथ एरिया कितना लोगे, मीटर 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ लोगे 1 मीटर, इसको बोलते हैं यूनिट एरिया। 1 मीटर स्क्वायर को बोलते हैं यूनिट एरिया इंग्लिश में, और 1 मीटर लेंथ को बोलते हैं यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ। तो यूनिट एरिया, और पहले इंग्लिश में सुन लो, हिंदी वाले बच्चों को भी मैं बताऊंगा। यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी कहलाता है। हो गया डेफिनेशन, कितना इजी है, मेरे साथ रिपीट करो, इंग्लिश में बोलो। यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी कहलाता है। दिस इज द डेफिनेशन। माने 1 मीटर, वो कितना लंबा तार है उसको मतलब नहीं है, उस तार का 1 मीटर का और 1 मीटर स्क्वायर के एरिया का जो रेजिस्टेंस होता है वही उसकी रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन यही है, इसलिए रेजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, वो फिक्स है, 1 मीटर के लिए डिफाइन किया गया है। रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड फॉर 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया, ओके। डिफाइंड किया गया है, चाहे तार कितना भी लंबा हो, उसको मतलब नहीं है। तो रेजिस्टिविटी क्या है सर, यूनिट लेंथ, यूनिट मतलब 1 मीटर, यूनिट एरिया यानी 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया वाले कंडक्टर के रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी कहते हैं। द रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। बस इतना ही डेफिनेशन है, समझ आ गया, बहुत ईजी है कि नहीं है। इसलिए इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक क्यों बोला गया सर, क्योंकि इसका लेंथ फिक्स है, एरिया फिक्स है यानी स्पेसिफिक है, खास है। तो उस टाइम में जो उसका रेजिस्टेंस होगा उसी रेजिस्टेंस को बोलेंगे रेजिस्टिविटी। पॉइंट समझ आया।
तो रेजिस्टिविटी क्या है सर? तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ओके ऑफ द कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, यानी यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ वाले कंडक्टर के रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब हिंदी वाले बच्चों सुन लो, इकाई यूनिट मतलब 1 मीटर लेंथ को बोलते हैं इकाई लंबाई। ओके, इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्रफल वाले अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक की प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। इसको हिंदी में प्रतिरोधकता का एक और नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट मतलब खास। ओके, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब होता है जिसका देखो ना यहाँ पर लंबाई फिक्स है, एरिया भी फिक्स है, इसलिए विशिष्ट है। तो विशिष्ट प्रतिरोध इसलिए को कहा गया क्योंकि इसके जिस चालक का लंबाई 1 मीटर होगा, एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो उसके प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहेंगे। तो उस प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता दो नाम हो गया उसका। क्लियर हो गया? डेफिनेशन समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अब बहुत लंबा लेक्चर हो रहा है, मैं आप लोगों को जल्दी पढ़ा रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, कोई डोंट वरी। लंबा लेक्चर हो जाए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। चलो तो मैंने लिख दिया है भाई, देखो हेडिंग। देखो आप लोग समझो, मैंने पूरा समझा दिया आप लोगों को पहले ही। रेजिस्टिविटी क्या है? उसका एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसको रो से लिखते हैं। रो है ये, ग्रीक लेटर है, जैसे ग्रीक अल्फा बीटा गामा होता है ना, उसे रो है ये। ओके, रो, तो रो मैंने इसको पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी, याद ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो आर इक्वल टू देखो तो रो एल वाई है, देखो गौर से, है ना, यहाँ से रो को अकेला कर लो। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा पहले, कोई एक फॉर्मूला याद रखो, कभी भी दिमाग में बोझ मत डाला करो। तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, आप लोग अभी पढ़ रहे हो तो अभी तो याद रहेगा। ओके, लेकिन एग्जाम तक तो याद नहीं रहेगा, एग्जाम टाइम तक तो तुम भूल जाओगे। तुम लोग तो रोबोट तो नहीं कोई याद रहेगा हर चीज़। ओके, इसलिए मेरा ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई एक फॉर्मूला याद रखो, कंसेप्ट याद रखो, और फॉर्मूला निकालना सीखो, बोझ मत डालो सर पे, ज़्यादा दिमाग पे। और सारे फॉर्मूला को लिख लीजिए, जो चैप्टर, जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इस सारे चैप्टर का जितना भी फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है, सारे फॉर्मूला को एक पेज में लिखना, उस पेज को जाकर के स्टडी रूम में दीवार पे चिपका देना। ओके, एकदम अपने महबूबा की तरह, जैसे फोटो को चिपका के रखते हो दिल में। ओके, तो खींच मेरी फोटो, तो मेरी खींच मेरी फोटो, नहीं वैसे ही तुम अपना इस चैप्टर का पूरा फॉर्मूला को दीवार पे चिपका देना। बहुत अच्छा तरीका याद करने का, इससे अच्छा तरीका तुमको कोई नहीं बताएगा। इट इज़ द बेस्ट मेथड टू मेमोराइज फार्मूला। ओके, कभी नहीं भूलोगे। तुम सो कर उठोगे तो उसको देखोगे, सोने जाओगे तो उसको देखोगे, जिस टाइम में देखोगे वो दिखाई देगी, तो तुमको प्यार हो जाएगा उससे, तो फिजिक्स से तुम प्यार करने लगोगे। ओके, यू विल फॉल इन लव विथ फिजिक्स। वाह वाह सर, कितना गजब बात बोलते हैं आप। फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। पढ़ाई से जिस दिन तुम लोग को पढ़ाई से जिस दिन प्यार हो गया, तो तुम लोग का लाइफ बन जाएगा। ओके, अपने करियर बना सकते हो। चलो, तो आर इक्वल टू क्या है आपके पास फॉर्मूला? रो एल वाई फॉर्मूला हमने पढ़ा रखा है आपको, देखो थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ, सॉरी। चलो देखो, तो ये फॉर्मूला मैंने बताया, यहाँ से रो को अकेला करो, रो को अकेला करो, तो आर ए बाई एल हो गया, जैसे मैंने कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एरिया का वैल्यू मैंने बोला, एरिया का 1 मीटर स्क्वायर रख दो, इस एरिया का वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर रख दो, एल का वैल्यू 1 मीटर रख दो। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? चलो, तो यहाँ पर रखोगे 1, यहाँ 1 रखो, यहाँ 1 रखो, 1/1 तो 1 ही ना होगा, तो रो इक्वल टू आर हो जाएगा। यानी क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी है। मैंने बहुत अच्छा डेफिनेशन लिख दिया, आप लोग यहाँ देख सकते हो। देखो आप लोग, देखो डेफिनेशन मैंने लिख दिया, देख लो आप लोग डेफिनेशन। The resistance per unit length, the resistance per unit length of a material of a unit area of cross section is called resistivity. देखो, unit length and a unit area of cross section. Okay, the resistance per unit length of a material of unit area of cross section is called resistivity. कितना easy definition है, this is the easiest definition of the resistivity. कुछ नहीं करना है। ओके, हिंदी में इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले किसी पदार्थ के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। इकाई लंबाई मतलब 1 मीटर, इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया, किसी पदार्थ के प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी कि रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी है, लेकिन इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। प्रतिरोधकता का एक और नाम क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। ओके, समझ आ गया? प्रतिरोधकता, हिंदी वाले बच्चे लिख लेना, हिंदी नाम में छूट गया यहाँ पे। प्रतिरोधकता का एक और नाम क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पे, हिंदी वाले बच्चे जो नोट करोगे ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तो प्रतिरोधकता का एक और नाम क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट मैं लिख दे रहा हूँ, विशिष्ट प्रतिरोध। ओके, लिख दिया मैंने, लो हो गया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, चलो, क्यों कहा गया जवाब मैंने दे दिया आप लोगों को। चलो ठीक है, तो ये हो गया। चलो अब याद ना, रेजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टिविटी जो है, ये रेजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है ना एरिया पे। लेंथ चेंज करने से, एरिया चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। ओके, प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगा, लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ओके, रेजिस्टेंस थोड़ा सा फर्क है, बस हो गया। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा सर? एसआई यूनिट मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था। देखो ना, यहाँ पर रखो वैल्यू, आर का क्या होता है? ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर, मीटर ओम मीटर। तो देखो, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ओके, मैंने लिख दिया ओम मीटर। ओम ओम नमो नमो नमः। ओके, पढ़ो ना, ओम मीटर। चलो ओम मीटर।
रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम। एसआई यूनिट हर हाल में याद होना चाहिए। एसआई यूनिट याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाता है, एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट तो मैं रिकॉल करवाऊंगा लास्ट में, डोंट वरी। तो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या हो गया? ओम मीटर। क्लियर हो गया? चलो आ जाओ, आप कुछ बात हो, मैंने बोला ना जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसको वो अच्छा कंडक्टर नहीं होगा। तो देखो मेरी बात सुनो, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, ओके, आयरन, सिल्वर, ओके, कॉपर, धातु जिसको हिंदी में बोलते हैं धातु, ओके। तो एक होता है मेटल्स, धातु, ओके, और एक एलवाइज होता है। एलवाइज को कहते हैं हिंदी में मिश्र धातु। एलवाइज क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, डोंट वरी, चिंता नहीं करना, अभी समझाने वाला हूँ एलवाइज क्या होता है। एलवाइज में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट में होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, उस एलिमेंट में एक मेटल होना ज़रूरी है, ये शर्त है। जैसे कि अब मैं बताऊँगा आप लोगों को, स्टील है ना, स्टील एक एलवाई है, क्योंकि स्टील में आपको आयरन होता है, आयरन, ओके, और कार्बन होता है, आयरन और कार्बन होता है, ओके। आयरन कार्बन का ये एलवाई है। तो देखो आयरन इसमें मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, तो आयरन तो मेटल है ना, कम से कम एक मेटल होना चाहिए, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। तो एलवाई यानी मिश्र धातु, मेरी बात इंग्लिश में पहले सुन लो। एलवाई में क्या होता है? एलवाई में दो या दो ज़्यादा एलिमेंट होते हैं और उसमें कम से कम एक मेटल होना जरूरी है। सबका सब मेटल हो सकता है लेकिन कम से कम एक मेटल होना चाहिए, नॉन मेटल भी चलेगा लेकिन कम से कम एक मेटल होना ही चाहिए, उसको एलवाई बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिले होते हैं और उसमें एक तत्व कम से कम धातु होना चाहिए, एलवाई बोलते हैं, एलवाई, ओके। तो मेटल्स एंड एलवाई आर गुड कंडक्टर्स, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। मेटल्स की और एलवाई की रेजिस्टिविटी कम होती है, ओके। मेटल्स की और एलवाई की रेजिस्टिविटी कम होती है। रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस, एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, समझे बात को? मैंने बताया ना, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो अच्छा कंडक्टर होगा। तो मेटल्स की, एलवाइज की, धातु की और मिश्र धातु की रेजिस्टिविटी कम होती है, इसलिए वो अच्छा कंडक्टर होता है, अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। मैंने लिख दिया, धातु और मिश्र धातु विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। कितना होता है इसका रेजिस्टिविटी देख लो, ओके। देखो 10 का पावर -8 से 10 का पावर -6 ओम मीटर तक होता है, वेरी लो, बहुत कम होता है, बहुत कम, वेरी लो। याद ना, ऐसे याद ना कि मेटल्स और एलवाइज का रेजिस्टिविटी, द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड एलवाइज आर वेरी लेस, आर वेरी लो, ओके। दैट्स वाई दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। धातु और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसलिए ये अच्छा चालक होता है। कितना कम होता है? 10 का पावर -8, सोच रहे हो इतना, 10 का पावर -8 से लेकर के 10 का पावर -6 मीटर, ओम मीटर तक। ओम मीटर इसका ऐसा ही नोट है, ओके। तो बहुत कम है, माइनस में पावर है, 10 का पावर -8 है, बहुत छोटा वैल्यू है ये, बहुत कम वैल्यू है। जब भी 10 के पावर में माइनस लगा रहेगा ना, समझो बहुत छोटा वैल्यू है ये, बहुत छोटा। लेकिन 10 का पावर +8 होता है ना, ये बहुत बड़ा वैल्यू है। तो ये होता है इंसुलेटर का, ठीक है। तो ये छोटा वैल्यू, बहुत छोटा वैल्यू है ये रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ऐसे बोलो, मेटल्स और एलवाइज का रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, वेरी लो, ओके, इसलिए एक अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। धातु अच्छा कंडक्टर होता है। अब चलो, मैंने लिख दिया रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलवाई। अब मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर सबका अटेंशन मैं चाहता हूँ, बहुत अच्छा से ध्यान देना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा आपको। पहले एक चीज़ और समझ लो, चलो मैं यहाँ लास्ट में बता दूँ, लास्ट में मैंने लिख रखा है, देखो यहाँ पे, आप लोग देखो लास्ट में, सबसे लास्ट में देख लो, इंसुलेटर्स। जैसे इंसुलेटर मैंने बोला ना कि जिसकी रेजिस्टिविटी वेरी लो होती है, वेरी लो, किसकी रेजिस्टिविटी वेरी लो होती है सर? किसकी? मेटल्स की, धातु की और मिश्र धातु, एलवाई की, ओके। एलवाई और मेटल्स हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी, ओके। धातु और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसलिए वो अच्छा कंडक्टर होते हैं। अच्छा कंडक्टर यानी गुड कंडक्टर होते हैं, अच्छा चालक होते हैं। लेकिन कुछ की, जैसे इंसुलेटर है, ओके, इंसुलेटर जैसे अचालक जिसको बोलते हैं, विद्युत रोधी बोलते हैं हिंदी में, अचालक या कुचालक बोलो, ओके। जैसे रबर ग्लास जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास ना होने देता अपने से होकर के, क्योंकि उससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास कर ही नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है सर? क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो उसका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जानते हो इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा आता है, वेरी हाई। मैंने लिख दिया, देखो कितना होता है, 10 का पावर +12 में, देखो 10 का पावर इंसुलेटर वेरी हाई, देखो मैं लिख रहा हूँ, इसका वेरी हाई होता है, किसका? इंसुलेटर का वेरी हाई रेजिस्टिविटी। कितना होता है सर? 10 का पावर 12, मैंने लिखा, देखो नीचे लिखा, नीचे देखो, सबसे नीचे यहाँ देखो ना, यहाँ, ओके। 10 का पावर 12 से लेकर के 10 का पावर 17 ओम मीटर तक होता है, प्लस में है, देखो पावर प्लस में है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी है, हाँ, वेरी हाई, बहुत ज़्यादा, बहुत ऊँच है, बहुत ज़्यादा है। तो जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है वो अच्छा कंडक्टर है, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है वो बहुत बेकार कंडक्टर है, मतलब उससे करंट पास नहीं करेगा। तो रबर, ग्लास, प्लास्टिक, ओके, ये सब इंसुलेटर है, ओके, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो दो बात मैंने लिखा दी, सबसे लास्ट में लिखना, इसको सबसे लास्ट में लिखना, चिंता मत करना, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट बात पे आ जाओ, चलो मेरी बात समझना, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूँ, ओके। एक चीज़ समझना, जो एलवाई होता है, मैंने बताया ना, एलवाई माने मिश्र धातु, ओके, एलवाई मिश्र धातु। एलवाई किसे कहते हैं सर? एलवाई इज अ, जिसको लिखना है लिख लो,
डेफिनेशन हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे, एलॉय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, ओके, इन विच एटलीस्ट वन एलिमेंट मस्ट बी मेटल, ओके, कम से कम एक एलिमेंट तो मेटल होना ही चाहिए, ओके, एलॉय। क्लियर हो गया, धातु मिश्रण मैंने लिख दिया, बोल दिया आप लोगों को, रिपीट कर रहा हूँ मैं, एलॉय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स एटलीस्ट इन विच एटलीस्ट वन एलिमेंट मस्ट बी मेटल, ओके, इज कॉल्ड एलॉय। बस एलॉय डेफिनेशन समझ में आ गया। मिश्र धातु दो या दो से अधिक तत्वों का वो कॉम्बिनेशन है, दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर, दो या दो से अधिक तत्वों में यदि कम से कम एक धातु हो जाए तो उसको मिश्र धातु कहते हैं। परिभाषा मत लिखना, एग्जाम में परिभाषा नहीं आएगा इसका एलॉय का, समझो, खाली समझो, ओके। जब दो या दो से अधिक तत्व मिले होते हैं उसमें एक कम से कम एक धातु होता है, उसको बोलते हैं मिश्र धातु, ठीक है। तो मिश्र धातु बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, एलॉय बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एलॉय मैंने एग्जांपल दिया था ना, स्टील वाला, कार्बन और आयरन का वो मिश्र धातु, आयरन उसमें मेटल है, ठीक है। केमिस्ट्री भी हम लोग पढ़ेंगे इसको, डोंट वरी, ठीक है। तो ध्यान देना अच्छा से। तो क्या मैं बोल रहा हूँ, एलॉय इंपॉर्टेंट क्या है कि एलॉय जो भी होते हैं ना, जैसे एलॉय का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक नाइक्रोम है, एक एलॉय नाइक्रोम, मैं बोल रहा हूँ नाइक्रोम, मैं लिख रहा हूँ नाइक्रोम, 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 हिंदी में नाइक्रोम बोलेंगे इसको। नाइक्रोम में क्या होता है, निकेल होता है, सुनना, निकेल होता है, क्रोमियम होता है, मैंगनीज होता है, Mn मैंगनीज, और उसके बाद आपको आयरन होता है, ठीक है। ये चार इसमें मेटल होते हैं, चार मेटल होते हैं, ठीक है। चार मेटल का ये एलॉय है, ठीक है, नाइक्रोम। अब इसकी खास बात क्या है, तुम लोग देखियो, मैं बता रहा हूँ आप लोग, सुनो अच्छा से, बहुत अच्छा सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है कि जो आयरन होता है घर में, जो आयरन प्रेस करने वाला आयरन जो होता है, अरे प्रेस करने वाला आयरन नहीं होता है, ओके, वो जो प्रेस करने वाला आयरन है, तो जो जिससे तुम प्रेस करते हो नीचे वाला जो पार्ट जो गर्म होता है, जो गर्म हो जाता है, जिसे हम प्रेस करते हैं, उसको बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट। क्या बोलते हैं उसको, हीटिंग एलिमेंट, जो गर्म होता है, जिससे हम लोग आयरन, कपड़े पर आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, ओके। तो जो नीचे वाला प्लेट है जो गर्म होता है उसको हीटिंग एलिमेंट कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं तापन अवयव, तापन अवयव, हीटिंग एलिमेंट, ओके। तो जो हीटिंग एलिमेंट है वो एलॉय का बना होता है, नाइक्रोम का, जनरली नाइक्रोम का बना होता है। मेरी बात समझ, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, नाइक्रोम एक एलॉय है, ठीक है। और भी एलॉय बहुत सारा है, जैसे कि एलॉय तुम्हारा कॉन्स्टेंटन है, मैंगानीन है, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं दिखाऊंगा अभी, डोंट वरी। तो नाइक्रोम बहुत फेमस है, यानी कॉन्स्टेंटन भी है, कॉन्स्टेंटन भी एगो होता है, एगो मैंगानीन भी होता है, लेकिन नाइक्रोम का मैं इस्तेमाल बता रहा हूँ कि नाइक्रोम एक ऐसा एलॉय है जिसका इस्तेमाल हीटिंग एलिमेंट में किया जाता है। हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट क्या है सर, हीटिंग एलिमेंट कहते हैं जो चीज़ गर्म होता है, जैसे कि आयरन वाला जो होता है इलेक्ट्रिक आयरन, तो इलेक्ट्रिक आयरन का जो पार्ट गर्म होता है, नीचे वाला हिस्सा जो गर्म होता है, वो नाइक्रोम का बना होता है। तुम लोग इलेक्ट्रिक टोस्टर सुना हुआ, टोस्टर यानी टेस्टर होता है, टेस्टर जो जिससे बिजली चेक किया जाता है कि करंट है कि नहीं है, टेस्टर होता है ना जी, तो जो चेक करते हैं तो जो जलता है, तो उसके अंदर भी नाइक्रोम का बना होता है, ओके, वो भी एलॉय का बना होता है, जो गर्म होता है, जो जलता है, गर्म होता है उसका पार्ट। फिर मैं और बताऊँ, इलेक्ट्रिक हीटर होता है, हीटर जो गर्म होता है, जो गर्म लाल लाल चमकता है, वो भी एलॉय का बना होता है। सर क्यों बनाया था, हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं उसको, याद ना, हीटिंग एलिमेंट, तापन अवयव, हिंदी बोलते हैं तापन अवयव, जो गर्म होता है, मतलब समझो, ओके। तो हीटिंग एलिमेंट एलॉय का बनाया था, ओके। तो याद ना, बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर है, जैसे कि इलेक्ट्रिक टोस्टर है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन है, उसके हीटिंग एलिमेंट एलॉय के क्यों बनाए जाते हैं, मेटल के क्यों नहीं बनाए जाते हैं, क्या वजह है। तो मेरी बात समझना, मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा, मैंने बताया था ना आप लोगों को। तो तुमको ध्यान देना, एलॉय का रेजिस्टिविटी, एलॉय की रेजिस्टिविटी, क्या रीजन है कि वो हीटिंग एलिमेंट एलॉय का बनाया जाता है, रीजन एग्जाम क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग एलॉय का ही क्यों बनाते हैं हीटिंग एलिमेंट, ओके। तो उसका रीजन सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, माने बहुत हाई नहीं होती, वेरी हाई मत बोलना है, रेजिस्टिविटी हाई होती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, रेजिस्टिविटी हाई होगी तो सिंपल बात है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ये हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो गर्म ज़्यादा होगा, क्योंकि गर्म करने की जरूरत पड़ती है ना, जो इलेक्ट्रिक आयरन का जो हीटिंग एलिमेंट है, नीचे वाला जो पार्ट है, उसको गर्म करने की जरूरत पड़ती है ना, ओके। तो इसलिए इसकी एलॉय की रेजिस्टिविटी हाई होती है, बहुत कम नहीं होती है ना, हाई होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है, हाई होती है, बोलना, पहला कारण समझाया। दूसरा कारण सुनो, दूसरा कारण ये है कि ये जलता भी नहीं है, माने कि ये ऑक्सीडाइज नहीं करता है, ओके। एलॉय डज नॉट ऑक्सीडाइज ईजिली, माने ये आसानी से जलता नहीं है, दहन नहीं होता है, बर्न नहीं करता है। ऑक्सीडाइज मतलब जलना, बर्न करना, BURN, बर्न मतलब जलना, ओके। तो एलॉय जल्दी खराब भी नहीं होता, जलता भी नहीं है, समझ रहे हो। तो एलॉय जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं करता है, जल्दी जलता नहीं है, आसानी से जलता नहीं है, ओके। यही रीज़न है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तीन रीज़न। मेल्टिंग पॉइंट हाई मतलब समझे कि माने जल्दी जलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, माने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके गर्म हो जलेगा, ओके। तो ये जल्दी, जैसे तुम लोग सुना होगा बल्ब जो होता है, बल्ब का फिलामेंट होता है ना, फिलामेंट वो तुमको टंगस्टन का बना होता है,
टंगस्टन का फिल्म बॉइलिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, इतना होता है, इतना बॉइलिंग पॉइंट है। सोच रहे हो आयरन कहाँ करीब करीब 1535 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग पॉइंट है आयरन का। आयरन का 1535 डिग्री सेल्सियस है, 1535 डिग्री सेल्सियस पे जाकर वो मेल्ट करेगा, पिघलेगा। और उसका जो टंगस्टन का बॉइलिंग पॉइंट है वो 3380 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ज़्यादा है, जल्दी गलेगा ही नहीं, जल्दी टूटेगा नहीं, खराब ही नहीं होगा ये, ठीक है। तो एलॉय क्या रीज़न है कि एलॉय का इस्तेमाल हीटिंग एलिमेंट में किया जाता है, तापन अवयव में किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर का जो गर्म करने वाला पार्ट है, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, ओके। तो रीज़न बताना, पहला रीज़न रेजिस्टिविटी हाई, ओके। पहला रीज़न क्या है, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी इज हाई। नंबर 2, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग एमपीटी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उच्च होता है, हाई मतलब उच्च होता है। और तीसरा बोलोगे इट डजंट ऑक्सीडाइज इजिली, इट डजंट ऑक्सीडाइज इजिली, लिख लो इसको, लिख लो कहीं पे लिख लो, डजंट ऑक्सीडाइज इजिली, ओके। 3 बात, एलॉय का इस्तेमाल हीटिंग एलिमेंट पे क्यों किया जाता है, बोलोगे रेजिस्टिविटी इज हाई, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई एंड इट डजंट ऑक्सीडाइज इजिली, बस 3 बात। अब हिंदी वाले सुनो, मिश्र धातु का इस्तेमाल तापन अवयव में क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है, प्रतिरोधकता पहला नंबर लिखो, प्रतिरोधकता उच्च होती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है। और तीसरा लिखोगे यह आसानी से उपचयित नहीं होता, उपचयित मतलब ये आसानी से इसका दहन नहीं होता, दहन लिख दो, इसका दहन आसानी से नहीं होता है, इसका दहन आसानी से नहीं होता है, जल्दी खराब नहीं होता है। क्लियर हो गया, 3 पॉइंट होगा, नहीं समझा फिर से रिपीट कर लो, ओके। फिर से नोट कर लो, मैंने लिख दिया है, देखो नोट करके मैंने लिखा, देखो देखो मैंने लिखा है, देखो दो स्टार देकर मैंने लिखा है, देखो स्टार देकर यहाँ देखो, यहाँ स्टार। रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली, ध्यान देना बहुत इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको सर क्यों इस्तेमाल, एक रीजन समझो, एक और, जैसे मैंने बताया ना आपको, जैसे नाइक्रोम के बारे में बताया, नाइक्रोम में क्या क्या चीज़ होता है नाइक्रोम में, चलो आराम समझो, हड़बड़ाना नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है हड़बड़ाने की। नाइक्रोम जो एलॉय, ये एलॉय है, क्या क्या चीज़ इसमें होता है सर, निकेल होता है, क्रोमियम होता है, मैंगनीज होता है और आयरन होता है, ओके। आयरन इतना का ये एलॉय, एलॉय में इतना सब का सब मेटल है इसके अंदर, ठीक है। चलो ये नाइक्रोमिक एलॉय है। अब मेरी बात समझना अच्छा से, जैसे कि जो आयरन का जो रेजिस्टिविटी होता है, जैसे आयरन अकेला आयरन होगा ना, अकेला आयरन, तो अकेला आयरन का रेजिस्टिविटी होता है, और जो जब वो एलॉय में चला जाता है, जब एलॉय उसका बन जाता है, मिश्र धातु बन जाता है, ओके, तो दोनों में फर्क हो जाता है। आयरन का भी रेजिस्टिविटी थोड़ा ज़्यादा होता है, मेटल का रेजिस्टिविटी अभी मान के आयरन जो प्योर स्टेट में है, आयरन अगर अलग है, मान के ये जब एलॉय नहीं बना था तो उस टाइम में उसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। और जब वही आयरन का इस्तेमाल जब नाइक्रोम बना दिया जाता है, तो नाइक्रोम में जो आयरन होता है, ओके, उसकी रेजिस्टिविटी घट जाती है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो, यानी कि आयरन का रेजिस्टिविटी, ओके, जितना होता है जब उसका एलॉय बनता है ना, तो एलॉय बनने में जो नाइक्रोम का जो रेजिस्टिविटी है वो इसके आयरन से भी कम हो जाता है, समझो, माने कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एलॉय की रेजिस्टिविटी उसके कंस्टिट्यूएंट मेटल से कम हो जाती है। निकेल का जो निकेल अगर अकेला रहा होगा, सिंगल रहा होगा, तो निकेल का अकेला रेजिस्टिविटी जो होगा, क्रोमियम का जो रेजिस्टिविटी अकेला होगा, मैंगनीज का जो रेजिस्टिविटी अकेला होगा, आयरन का जो रेजिस्टिविटी अकेला होगा, उससे भी कम होगा नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी, जो कि चारों को मिलाकर बनेगा। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात को समझो, रिपीट करो। तो मिश्र धातु की जो रेजिस्टिविटी है, एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है, उसके हर एक मेटल से कम होती है, ओके। मैंने लिख दिया है, देखो रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली इज हायर देन, सॉरी कम नहीं, सॉरी ज़्यादा होती है, गलती बोल दिया उससे, सॉरी मिस्टेक हो गया, सॉरी ज़्यादा होती है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए तो उसका इस्तेमाल हीटिंग एलिमेंट में किया जाता है, गलती मैंने बोल दिया, सॉरी गलती, ओके, सॉरी, ओके। क्या करूँ, बुढ़े हो गए सर आप लोग, बुढ़े हो गए, सॉरी। अभी मैंने पढ़ा दिया कि ज़्यादा होता है, तब तो हीटिंग एलिमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नाइक्रोम, जैसे मैंने नाइक्रोम में क्या बोला आप लोगों को, क्या क्या होता है नाइक्रोम में, निकेल होता है, क्रोमियम, एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन, ओके। तो उल्टा बोला गया था उस टाइम में, सॉरी। चलो, यानी कि आयरन का रेजिस्टिविटी जितना होता है, ओके, जैसे आयरन का, मैंगनीज का, क्रोमियम का, निकेल का, जितना भी है, नाइक्रोम का रेजिस्टिविटी इन सभी से ज़्यादा होगा, ज़्यादा सभी से, मान के नाइक्रोम का जितना रेजिस्टिविटी अलग होता है, क्रोमियम का अलग करोगे, क्रोमियम का जो अकेला होता है, मैंगनीज का जो अपना होता है, जो आयरन का अपना होता है, उन सभी से ज़्यादा होता है इसका नाइक्रोम का, जब ये एलॉय बन जाता है तो नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी, यानी एलॉय की रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता जो होता है, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उसके हर एक मेटल से ज़्यादा होता है, ओके। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय जनरली इज, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ तुमको। चलो मान लो ए और बी है, मान लो ए का रेजिस्टिविटी मान लो 550 है, मान लो समझाने के लिए, अब बी का रेजिस्टिविटी मान लो कि तुमको 40 है, मान लो, अब दोनों मिला दिया, दोनों मिला करके एलॉय बना दिया मिश्र धातु, तो इसका जो रेजिस्टिविटी है वो इसका रेजिस्टिविटी मान लो 70 है, मैंने दोनों से ज़्यादा है कि नहीं है, दोनों से ज़्यादा है कि नहीं है, मीनिंग समझाया, यही है मतलब। अब लग रहा है क्लियर हो गया होगा एक एक बात, यानी कि एलॉय का रेजिस्टिविटी उनके जिनसे वो जिन मेटल से बना है उस मेटल के रेजिस्टिविटी से ज़्यादा होता है, बात खत्म।
क्लियर हो गया? यही है, माने मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उसके प्रत्येक धातु से ज़्यादा होता है। रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली इज हायर देन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स, जिससे वो बना है कंस्टिट्यूएंट मेटल्स, ओके, ऑफ एंड एलॉय। एक कारण तो ये, एक कारण ये हो गया। एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज इजली, और एलॉय ऑक्सीडाइज भी नहीं करता जल्दी, ऑक्सीडाइज भी नहीं करता है, ठीक है। फॉर दिस रीजन एलॉयज आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज लाइक इलेक्ट्रिकल आयरन, सुनना अच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओके, आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज लाइक इलेक्ट्रिकल आयरन एंड टोस्टर, ओके। डोंट वरी, मैंने लिख दिया डेफिनेशन। ये अगर पूछा कि क्या रीज़न कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है एलॉय का, तो ये जवाब दोगे, ये रीज़न, ये रीज़न, ये लिख दोगे नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, एनसीईआरटी से मैंने लिख दिया छांट करके। और ये ऑक्सीडाइज भी इजी नहीं करता, मैंने लिख दिया, इसलिए मैंने कहा था कि तुम लोग हड़बड़ाओ नहीं, जो मैंने अभी लिखा था उसको लिखने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लेना, ओके। चलो लिख ली तो अच्छी बात है। तो रेजिस्टिविटी हमेशा एलॉय की ज़्यादा होती है उसके मेटल से, ठीक है, एक लाइन में बोलो। और वो जल्दी ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, ये भी रीज़न लिख लिया, मैंने छोड़ दिया है, कोई बात नहीं है, चलो। इसलिए इसका इस्तेमाल जनरली इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज लाइक इलेक्ट्रिकल आयरन, टोस्टर, इलेक्ट्रिक हीटर बोल सकते हो, एक्सेट्रा। हिंदी में मैंने लिख दिया यहाँ पे। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अधिक होता है और इसका आसानी से उपचयन भी नहीं होता, उपचयन मतलब जल्दी जलता नहीं है, ओके, मैंने लिख दिया है। इसी कारण इसका उपयोग मैंने देखो, इसके बाद यहाँ लिखना है, इसके बाद नहीं, ये लिखा नहीं होता है, इसी कारण उसके बाद यहाँ आ जाना, ठीक है। इसका उपयोग विद्युत तापन युक्तियों, जैसे विद्युत तापन युक्तियाँ, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस जो गर्म होता है, ओके, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, जैसे विद्युत, हिंदी में बोल दो विद्युत स्तरीय, ओके, और विद्युत टोस्टर, विद्युत हीटर बोल दो, आदि के निर्माण में किया जाता है। समझ आ गया? तो कारण पूछेगा तो ये कारण लिख देना आंसर में। ये मेल्टिंग पॉइंट छूट गया, मेल्टिंग पॉइंट भी कोई टेंशन नहीं है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। समझ में आ गया? तो मैंने ये एक एक बात आप लोगों को समझा दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने लास्ट में मौका दूंगा, देखता हूँ कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का, पहले आप देखो, आप एनसीईआरटी पे आ जाओ, रुको, चलो एनसीईआरटी का देख लो पेज, देखो यहाँ देखो एनसीईआरटी में देखो, मैंने एक जगह टेबल दे दिया आपको, टेबल रटना नहीं है, वैल्यू रटना नहीं है, देखो जितना ऊपर है देखो, ये कंडक्टर्स है, कंडक्टर मतलब जिसका रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, लो होता है, तो देखो माइनस पावर माइनस है कि नहीं, इधर देखो माइनस में है कि नहीं है, और रेजिस्टिविटी यूनिट में देखो, समझो इसको अच्छा से, बढ़िया से, रटना नहीं है, देखो नहीं, ओम मीटर में है रेजिस्टिविटी, ओम रेस्ट, और मटेरियल क्या है? सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, टंगस्टन है, निकल है, आयरन है, ओके। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, इससे समझो, वैल्यू नहीं रटना है, वैल्यू याद नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ, ये समझना है कि सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर, ये सब कंडक्टर है क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, माइनस पावर है, देखो 10 का पावर माइनस है कि नहीं, माइनस में वैल्यू मल्टीप्लाई, सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, सबसे कम वैल्यू है, 10 निगेटिव पावर होना मतलब कम है, ओके। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद ना, चांदी सबसे अच्छा चालक होता है, ओके, क्लियर हो गया? दूसरा बात, एलॉय मिश्र धातु, एलॉय मैंने बोला इसकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर से थोड़ा ज़्यादा होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ओके। मैंने बोला जो मेटल होता है उसमें मेटल से ज़्यादा होता है, जो भी कंडक्टर सब मेटल है लगभग, ठीक है। तो देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो तो जैसे एक कॉन्स्टेंटन है, देखो कॉन्स्टेंटन एक मिश्र धातु कॉन्स्टेंटन है। अब ये कॉन्स्टेंटन किस चीज़ का बना हुआ है? कॉपर और निकल का बना होता है, कॉपर और निकल का। जितना भी कॉयल बनता है, कॉयल सब होता है ना, कॉयल जैसे कि पंखे का कॉयल देखते हो, कॉयल सब जो होता है वो कॉन्स्टेंटन का बना होता है, या मैंगनीज का। ये एलॉय है, मिश्र धातु है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि कॉन्स्टेंटन किसका एलॉय है? कॉपर का और निकल का, ठीक है। कॉन्स्टेंटन क्या बोलते हैं इसको? कॉन्स्टेंटन, हिंदी में यही बोलेंगे, ओके। किसका मिश्र धातु है? कॉपर और निकल का, ओके। मैंगानीन नहीं बोलना, मैंगानीन, ओके। मैंगानीन भी उसी भाई कॉयल जो बनता है, कॉपर का, मैंगनीज का, निकल का है, ओके। कॉपर, मैंगनीज, निकल, ओके, 3 का ये एलॉय है, ओके। एक मैंने पढ़ा था नाइक्रोम, अभी पढ़ा था नाइक्रोम एलॉय है, निकल का, क्रोमियम का, मैंगनीज का, आयरन का, मैंने ये बताया था आपको अभी, ओके। जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में, ठीक है, समझिए। ये मिश्र धातु है। तो जो एलॉय होता है, एलॉय का रेजिस्टिविटी उसके मेटल से थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में करते हैं। चलो इंसुलेटर का देखो तो बहुत ज़्यादा है, देखो बहुत ज़्यादा है, देख लो बहुत ज़्यादा पावर प्लस में है, देखो बहुत ज़्यादा इसका रेजिस्टिविटी है, बहुत ज़्यादा। ग्लास, हार्ड रबर, इवनाइट, डायमंड, ये सब क्या है? इंसुलेटर है, इंसुलेटर है, यानी कि इसका बहुत ज़्यादा ये रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कंडक्टर, बेकार कंडक्टर है, समझते हैं हम लोग, है ना। तो जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, जैसे मेटल धातु, वो अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। और जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है वो पुअर कंडक्टर है, यानी कि वो इंसुलेटर कहलाता है, विद्युत रोधी, हिंदी में बोलते हैं विद्युत रोधी, अचालक, कुचालक बोलो। एलॉय यानी मिश्र धातु, उसकी रेजिस्टिविटी जो है मेटल से थोड़ा ज़्यादा होती है, मेटल से ज़्यादा होती है। एक होता है सेमी कंडक्टर, क्या होता है उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। तो जिसकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है ना, उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर, ओके। थोड़ा एलॉय से डिफरेंट होता है, जैसे सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है,
जर्मेनियम। ओके, ये सब सेमी कंडक्टर है, इसको बोलते हैं उपधातु। ओके, सेमी कंडक्टर। ओके, तो सेमी कंडक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं ना मेटोलाइट्स, उपधातु मेटोलाइट्स, वही है सेमी कंडक्टर। ये भी अच्छा कंडक्टर होता है, मतलब कि ये कंडक्टर बनता है जब इसका कुछ, इसमें कुछ कंडीशन है, हम लोग इसके बारे में 12th क्लास में, हायर क्लास में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सेमी कंडक्टर नाम का एक चैप्टर है, डोंट वरी। चलो ठीक है, मैंने अभी चर्चा कर दिया। एक और बात समझो, मैंने बोला ना रेसिस्टिविटी ना तो लेंथ पर डिपेंड करता है और ना एरिया पर डिपेंड करता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेकिन रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है। लेंथ चेंज करने से रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो देखो जो वैल्यू जो लिखा हुआ है, ये पूरा वैल्यू, ये वैल्यू लिखा हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस पे। आपको सर ये वैल्यू कहाँ से आ गया? ये सब वैल्यू प्रैक्टिकल करके निकाला गया है। ये हम लोग को याद भी नहीं करना है और ये हम लोग को सोचना भी नहीं होता। ये सब प्रैक्टिकल करके निकाला गया है, ये सब वैल्यू सब एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है। हम लोग को बना बनाया मिल गया है, हम लोग को खुश होने की जरूरत है। तो रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, 20 डिग्री सेल्सियस पे है, देखो टोटल 20 टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ लास्ट में देखो लिख दिया आंसर, देखो लिख दिया यू नीड नॉट मेमोराइज दिस वैल्यू। ओके, यू कैन यूज दिस वैल्यू फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ओके, जहाँ भी क्वेश्चन देगा तुमको वैल्यू दे देगा, डोंट वरी, चिंता नहीं करना, तुमको याद नहीं करना है इसको। बस ये याद रखो कि कौन इसमें एलॉय है। एलॉय की रेसिस्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है मेटल से, और कंडक्टर का रेसिस्टिविटी बहुत कम होता है, इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। बस इतना याद रखो, ठीक है। और रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। पूरा बात मैंने तुम देखो आंसर में पढ़ना, पूरा बात समझा दिया है। चलो क्वेश्चन आ जाओ न्यूमेरिकल पे। देखो तुम्हारे किताब में 12.3 है, मैंने सबको सॉल्व कर रखा है। देखो इसमें देखो पहले क्वेश्चन देखो, इसमें देखो न्यूमेरिकल 12.3 है, 12.4 है, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए। देखो एक बल्ब है, 220 वोल्ट का सोर्स है, वोल्टेज दे दिया है, ये ओम दे दिया है। देखो रेजिस्टेंस का साइन नोट क्या होता है, मैं थोड़ा सा आप लोग को रिपीट कर देता हूँ व्हाइट पेज पे जा करके। देखो पहले बताओ, रेजिस्टर एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, R=V/I, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। V का क्या होता है, वोल्टेज। V का पोटेंशियल डिफरेंस का साइन होता है वोल्टेज, यानी वोल्ट। विभवांतर का साइन मतलब वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, एम्पियर समझ जाना। और रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है। ये सब याद होना चाहिए। ओके, ओम ऐसे लिखते हैं। और रेजिस्टिविटी का क्या होता है, ओम मीटर, याद होना चाहिए। सब काम पड़ेगा अभी। चलो मैंने रिपीट करवा दिया आप लोग को। चलो अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलो ये 12.3 है, क्वेश्चन पढ़ लेना आप लोग। इसमें बोल रहा है कि कितना करंट निकालना है। देखो यहाँ पे तुम सोचो, खुद समझ जाओगे। वोल्टेज दिया 220 वोल्ट, देखो वोल्टेज दे दिया और ओम दे दिया, यानी कि रेजिस्टेंस दे दिया। जब रेजिस्टेंस मालूम है, वोल्टेज दे दिया, तो करंट ही निकालना होगा। तो करंट बोल भी रहा है, हाउ मच करंट, कितना करंट। हिंदी वाला बच्चा भी देख लेना, हिंदी वाले बच्चे करंट निकालना बहुत ईजी है, मैंने सॉल्व कर रखा है, अभी मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व कर रखा है। यहाँ फिर दूसरा में देखो, दूसरा में क्या दिया, बी में वोल्टेज दे दिया है और रेजिस्टेंस दे दिया है, तो करंट निकालना है। तो वही फॉर्मूला से निकालेंगे सब कुछ। ओके चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 12.4 भी वही है, 12.4 भी बहुत ईजी है, 12.5 भी बहुत ईजी है। 12.5 मैं बताऊँगा बहुत अच्छे से। देखो मैंने सॉल्व कर रखा आप लोग के लिए, देखो नोट्स में। देखो या फार्मूला एक जगह लिख दिया मैंने, एक जगह देखो मैंने लिख दिया। देखो एक चीज़, बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। वेरी मतलब चेंज करना, किसी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करता है, मैंने बता दिया पहले। किसी पदार्थ का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों तापमान परिवर्तन से परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। चलो एक फॉर्मूला ही पढ़ा था, V/I/R। यहाँ से R को अकेला करो, R को अकेला करो तो V/I हो जाएगा। यहाँ से तुम क्या बोलते हैं, I को अकेला तो V/R हो जाएगा। यहाँ से R=ρL/A होता है फॉर्मूला, RA/L सबको जानते हो। यहाँ पे I भी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर या वोल्टेज बोलो। I क्या, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। R क्या, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। और रो क्या है, प्रतिरोधकता है। ओके, रेजिस्टिविटी। ए क्या, एरिया है, एरिया बोलते हैं, सर्किल का एरिया पाई R² होता है ना, वो काम पड़ेगा अभी। ओके, और उसके बाद L क्या है सर, लेंथ है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पॉइंट समझ आया, बहुत आसान है। चलो मेरे को 12.3 जो मैंने बताया, वोल्टेज दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन देख लेना आप लोग बुक से। ओके 220 वोल्ट था, R 1200 ओम था, करंट निकालना था, करंट I निकालता। पहले फार्मूला एक ही याद रखो, सब फार्मूला याद नहीं करना अभी, ये बेसिक फार्मूला याद रखो। देखो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, जो बेसिक फार्मूला है ना, ये वाला पहला फार्मूला, V/I/R, ओम्स लॉ, ये को याद रखो, कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो तो V/I/R था, देखो यहाँ पे, सॉरी, चलो V/I/R था, यहाँ से I, मुझे I चाहिए, V मालूम है, R मालूम था, I चाहिए, तो I को यहाँ से क्या करो, R को डिवाइड में डाल दो, तो V/R हो जाएगा। तो 220, मैंने फार्मूला अलग भी लिख दिया वहाँ पे, डोंट वरी, चिंता नहीं करना। तो V/R तो 220 हो गया, V का 220 वोल्ट दिया हुआ है, 1200 ओम है, काट कर दो, काट। बच्चे लोगों को कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है, 0 0 कैंसिल कर दो। 11 दूना 22, 8 7 दूना 120, 7 दूना 2 से काटो, 2 से काट दिया, 11/60 हो गया। अब 60/11 को भी भाग करने में दिक्कत होगा, भाग करके देख लो। 60 से मत भाग करो, 11 में 6 से भाग कर लो, 6 से भाग करो, बाद में 10 लेना अलग से। 6 में 11 से भाग करो तो 6 कम 6 बचेगा कितना, 6 1 6 बचेगा कितना, 5 पे 0 लो 50। ओके 50 हो गया, 6 48 हो जाएगा, तो 18 हो गया। अब एक 0 बैठा लो, क्योंकि नीचे 0 था तो एक डेसिमल ही हटा दो, बस हो गया। कितना आसान, देखो इतना एम्पियर आ गया।
चलो दूसरा केस में बोला था बी, उसका उसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था बी, उसमें बोला था 220 वोल्ट है और रेजिस्टेंस बोला 100 ओम बोल रहा था। तो रोक दो यहाँ से। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। ओके, करंट चाहिए, तो वोल्टेज इतना इतना दिया होता है। तो चलो करंट निकालो वी बाई आर, तो 220 वोल्ट 220 वोल्ट हो गया। अब रेजिस्टेंस दे दिया, अब इसमें 100 ओम, इसमें 1200 ओम दिया था, इसमें 100 ओम दिया है। काटो, 0 0 कैंसिल, 11×22, 5×10, 11/5, 5 से भाग कर दो, 5×10, 5×10 हो गया। इतना एम्पियर, कितना आसान है ये। 12.3 था, अब 12.4 देख लो। 12.4 भी बहुत आसान है। 12.4 में देखो वोल्टेज दिया होगा 6 वोल्ट, 60 वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट दिया होता 4 एम्पियर। ओके, तो यहाँ से आर निकलना था, आर इक्वल टू वी बाई कर दो 60/4, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। फिर आगे बोला उसी में रेजिस्टेंस 15 एम्पियर हो जाए। ओके सॉरी, रेजिस्टेंस बोला था, ओके 2.4 में, ठीक है। रेजिस्टेंस बोला था 15 एम्पियर 120 वोल्ट था। यहाँ से आई निकालना था, वी बाई करके निकालो वैल्यू। देखो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप लोग को भी यकीन नहीं हो रहा तो क्वेश्चन देख लो। चलो 12.4 देखो, 12.4 देख लो क्या बोला है। पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 60 वोल्ट दे दिया पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट दे दिया 4 एम्पियर, यानी वी मालूम हो गया। तो यूनिट देख करके तुम पता चल जाएगा कि तुमको क्या दिया हुआ। पहले गिवन लिख लेना, कभी सवाल बना तो पहले गिवन लिख लेना। 60 वोल्ट न्यूमेरिकल पूछता है एग्जाम में, ओके। एंड न्यूमेरिकल में कभी नंबर नहीं करता है, इसलिए न्यूमेरिकल पर फोकस करो, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, कोई खास नहीं है। और ये 4 एम्पियर, ओके, खाली फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहाँ से आर निकालना है, बस हो गया। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस में बोला है कि व्हाट करंट विल हीटर ड्रॉ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज बाय, तो बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी 120 वोल्ट हो जाए। ओके, 120 वोल्ट हो जाए और उसका वोल्टेज वही रहे, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी क्या बोल रहा है, हाँ करंट वोल्टेज 120 वोल्ट है, रेजिस्टेंस निकालो तो करंट निकालना है, करंट कितना होगा, ओके वो ड्रॉ करना। तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बहुत ईजी है, कुछ नहीं। देखो सॉल्व कर रखा है मैंने, देखो यहाँ सॉल्व कर रखा है, देखो 12.1 में, देखो 4 में देख लो। तो ये 15 ओम था, निकला था, रेजिस्टेंस 15 ओम निकला। देखो यहाँ वोल्टेज 60 वोल्ट था, इलेक्ट्रिक करंट 4 एम्पियर था, तो यहाँ से पहले निकाल लो क्या आर, तो आर इक्वल टू निकल वी बाई आए 60/4, 15 ओम निकल गया। अब रेजिस्टेंस पता चल गया हीटर का, और उसके बाद क्या करो कि वोल्टेज बोल रहा है कि 120 वोल्ट कर दिया, कितना करंट आएगा, तो 120 वोल्ट रेजिस्टेंस पता चल गया, और 120 वोल्ट दिया हुआ क्वेश्चन में, देख लेना अच्छा से। तो आई निकलना है, तो 120/15 काट दो, 15/8 एम्पियर निकलेगा उससे, ठीक है। चलो अब 12.6 बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को दिक्कत होता है 12.6 में, न्यूमेरिकल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12.6, 12.5 और 12.6 मैं बताता हूँ। बच्चों को बहुत कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, आंसर में डायरेक्टली कर देता है। ये कैलकुलेशन दिख रहा हो, देखो क्वेश्चन में क्या है, देखो रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, देखो रेजिस्टेंस दे दिया, प्रतिरोध दे दिया 26 ओम, यूनिट देख करके तुम समझ सकते हो कि क्या दिया हुआ है। रेजिस्टेंस दे दिया 26 ओम, ये पता चल गया। चलो उसका लेंथ दे दिया 1 मीटर, लेंथ भी दे दिया 1 मीटर, चलो ये भी मालूम, आर भी मालूम, एल भी मालूम। टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए टेम्परेचर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। डायमीटर दे दिया वायर का, डायमीटर मतलब डी, व्यास दे दिया 0.3 mm, मतलब मिलीमीटर। अब पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो, ऐसा ही नोट बदलो, तो 0 मीटर मिलीमीटर 1 मिलीमीटर, ओके 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, और तुमको 100 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ओके समझ रहे हो। तो सर 10 का पावर -3, 1000 मीटर, यानी कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर, ओके याद रखना बात को। मैंने बताया भी है, मिली मतलब होता है 10 का पावर -3, 0.3, और मिली मतलब होता है 10 का पावर -3। तो डायमीटर हो गया, यहाँ से रेडियस निकालेंगे, आर निकालेंगे, आर का फॉर्मूला होता है d/2, और यहाँ से एरिया निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर, वो लगा देंगे, वही सब काम करने वाले हैं, डोंट वरी। तब बोला रेजिस्टिविटी निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, तो बस मैं कैलकुलेशन यहाँ बहुत टफ कर दिया है, कैलकुलेशन डायरेक्टली आंसर लिख दिया है, मैं पूरा स्टेप करके दिखाया हूँ आप लोगों को, डोंट वरी। एक एक स्टेप, ऐसे न्यूमेरिकल कोई सॉल्व नहीं करके आपको बताएगा, कोई नहीं करेगा आपको, मैंने एक एक करके बताया। देखो गिवन क्या क्या है, लेंथ 1 मीटर दिया होता है, रेजिस्टेंस 26 ओम दिया होता है, टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है मुझे, डायमीटर दिया हुआ 0.3 mm, मिलीमीटर का मतलब होता है 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो, मिलीमीटर मतलब होता है -3, अब माइक्रो मतलब होता है 10 का पावर -6, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, पहले कोई पहला दूसरा लेक्चर में शायद, ओके। और नैनो मतलब होता है 10 का पावर -9, ओके याद रखना बात को, ठीक है। तो 0.3 पहले पॉइंट इसका पॉइंट डेसिमल उड़ाओ, हमेशा कभी न्यूमेरिकल उड़ाओ तो डेसिमल उड़ाओ, तो मैं देखो डेसिमल उड़ा दिया 3/10, और ये 10 का पावर -3 मीटर है, मिली के लिए मैंने 10 का पावर -3 लिख दिया। अब -10 का पावर -3 नीचे ले जाओ, तो नीचे लाओगे तो 10 का पावर -3 प्लस हो जाएगा, नीचे जाएगा तो 10 का पावर +3, तो +3 आई, 10 पहले से था, 10 का पावर 3 1, 10 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो मैंने लिख दिया यहाँ पर, सबको मैंने डेसिमल पहले डिवाइड में डाल दिया। अब डायमीटर हो गया, व्यास दे दिया, तो त्रिज्या निकाल लो, रेडियस निकालो, d/2 हाफ होता है, तो ये 2 से डिवाइड इसमें कर दिया मैंने, तो 3/2, अब इसको रहने दो, 2 से गुना कर दो, 3/2 है। मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं पूरा कैलकुलेशन करके मैंने लाया आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत लगा इसमें। अब एरिया निकालो, क्योंकि अब मुझे रेजिस्टिविटी निकालना है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखो तुम्हारे पास, देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, देखो ये ना रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, ये ना, ओके ये ना फॉर्मूला है। तो आर चाहिए, तो आर तो दिया हुआ है 20 ओम, एरिया निकालना पड़ेगा, और लेंथ दिया हुआ 1 मीटर,
क्लियर है। तो एरिया निकालो, एरिया का फॉर्मूला का सर्किल का एरिया, एरिया अरे तार का जो एरिया नहीं सर्किल है ना बनता है वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है ये सर्किल होता है, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई स्क्वायर। तो भाई मैं इसलिए डायमीटर था रेडियस निकाला, फॉर्मूला एरिया निकालो। तो चलो एरिया का फॉर्मूला का होता है पाई स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 रख दो 22/7 और आर का वैल्यू मैंने ये निकाला यहाँ पे, आर का वैल्यू 3/20,000 20,000 है, हाँ 20,000 है। चलो तो 2 बार लिख दो, स्क्वायर है तो 2 बार मैंने लिख दिया मीटर स्क्वायर। ओके चलो ठीक है, यूनिट में लिखना। आप कैलकुलेशन करो, कैसे कैलकुलेशन करोगे सर, तो 2 मैं एक बताता हूँ अच्छा से समझो। ओके तो कैसे करोगे, तो 3 3 9 3 3 9। ओके चलो और 2 से काटो, उसको 2 से काटो, 11 से 2 से कट जाएगा, 11 22 और 2 से इसको काटो 1000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 20,000 का आधा। ओके तो 11 22 11 लिख दिया, 9 लिख दिया, ये 10,000 हो गया, ये 2,000 काट के। ओके 10,000 हो गया, ये 2,000 रहेगा, ये 7 नीचे रहेगा, ये कुछ नहीं करना। मैं जो बता रहा हूँ तरीका समझो, कितना आसान तरीका मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ। 11 9 99 हो गया ये, और 7 ये 7 ये 2 ले लो, 2 ये 7 2 14 हो जाएगा, 7 2 14 और इस पर कितना 4 जीरो है, इस पर 4 जीरो 8 जीरो हो जाएगा, 8 जीरो मैंने लिख दिया यहाँ पे। चलो ऐसे लिखना, कभी गलती नहीं होगा। 10 का पावर 8 भी लिख सकते हो, अगर बार बार आपको 10 का पावर 8 भी लिख सकते हो, अच्छा है वो लिखना, ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा वो। ओके अब चलो, अब ये इतना निकल गया, इसको रहने दो आप इसको। चलो अब आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय, मुझे तो रेसिस्टिविटी चाहिए ना, तो फार्मूला मैंने यही पढ़ा था, ये फार्मूला हम लोगों ने कोई एक फार्मूला याद ना, बेसिक सबसे पहला फार्मूला मैंने क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ये फार्मूला पढ़ा था आर इक्वल टू रो एल बाय। तो रो को निकालना था, रो को अकेला कर लेंगे, फार्मूला कोई भी तुम डायरेक्टली भी लगा सकते हो, तुम्हारा मन है कि डायरेक्टली लगाना, डायरेक्टली लगा दो। ओके तो आर इक्वल टू रो एल बाय हो गया, यहाँ से रो को अकेला कर लो, तो आर उधर ए उधर बट्टा में हो गया, डिवाइड में डाल दो। अब आर का वैल्यू दिया होता है 26 ओम, यूनिट के साथ रखना है, यूनिट के साथ अपने आप ओम मीटर आ जाएगा। तो आर का वैल्यू 26 ओम दिया होता है, 26 ओम, मैंने उस टाइम में 20 ओम बोल दिया था, गलती हो गया था, 26 ओम दिया था। लेंथ 1 मीटर, एरिया मैंने निकाल लिया, एरिया कहाँ निकाला सर, एरिया यहाँ निकाला। ठीक है चलो वैल्यू पुट करो, फटाफट पुट करो। तो 26 ओम ये एरिया निकाल लिया है, 99/14 आया था, देखो एरिया 99/14 आया था, यहाँ देखो ना ये जो है। ओके इतना 8 जीरो, चलो तो यहाँ मैंने रख दिया मीटर स्क्वायर में, और लेंथ 1 मीटर था, बट में 1 मीटर रख दिया, फार्मूला में लेंथ 1 मीटर था, ये देखो लेंथ है नहीं नीचे एल मैंने रख दिया। चलो अब कैलकुलेशन करो, अब कैसे करोगे, देखो 1 मीटर से 1 मीटर कट ही जाएगा, ये ओ मीटर हो जाएगा, यूनिट देखो अपने आप यूनिट एक ओ मीटर आ गया। तो रो का जब यूनिट को रखो ऐसा यूनिट अपने आप सेम आ जाएगा। चलो ठीक है, चलो हो गया। अब चलो ध्यान दो, अब क्या करो, अब काट कुट करो, 14 से काटो, 7 दूना 14, 2 से काटो, 13 दूना 26, 2 से कट गया, 2 से काटो, 2 से काट दिया, 13 और 99 बचा, 13 और 99 और नीचे 7 बचा हुआ है, 7 7 दूना 14 था, 7 बच गया, 13 99 हो गया। अब ये 10 का पावर 8 मैंने लिख दिया इसको पावर में। ओके अब 99 को 13 से गुना करो, 13 से गुना करें 99 को, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब दो में कितना तरीका से आसान हो, 1300 है, 1399 ना, तो 1300 में तुम 13 घटा दो, 1300 में 13 घटा दो, 1287 हो जाएगा। ओके कितना जल्दी गुना कर दिया सर, अरे 100 के करीब है ना 99, तो 13 को 100 से गुना करना कितना आसान, 1300 हो जाएगा, एक ही कम रहता है, एक को 13 से गुना करके घटा दो तो 1287 हो जाएगा। ये सब कैलकुलेशन मैथमेटिक्स से बच्चा भागता है, फिजिक्स वाला टीचर सब जल्दी कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं ना, 12th में ना 11th 10th में, मैं करके बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग को जल्दी समझ में आ जाए, ताकि आप लोग कैलकुलेशन से मत भागो, 7 से भाग कर दो। मैं इसलिए करो, ये एग्जाम में क्वेश्चन सेम सब नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, टेंशन मत लेना, एनसीईआरटी का सेम से क्वेश्चन नहीं आएगा, कैलकुलेशन और भी आसान होता है एग्जाम में, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये लोग सीखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। चलो डरता है एनसीईआरटी से, चलो 7 से भाग करो, 7 से भाग करो 784 होगा, करो भाग करो, 7 से भाग करो ना, 7 एकम 2 मैं कर रहा हूँ, 7 एकम 7 बच गया 5 5 58, तो 7 8 56 बच गया कितना 2 बच गया, 2 पर 27 बचा, 27 को मैंने 7 चौका 28 कर दिया, 28 करके अप्रॉक्स कर दिया, लगभग कर दिया, 184 हो गया, बहुत हल लगभग कर देना। ओके मैंने कैसे 7 से काटा था समझे ना, लास्ट में बचा था 27, मैंने 27 को 28 बना के 7 चौका 28 काट दिया, हो गया, टेंशन मत लेना, एक आगे पीछे हो सकता है काटने के लिए। 10 का पावर 8 है ना, 10 के पावर 8 को 10 का पावर 2 अलग कर दिया, 6 अलग कर दिया भाग करने के लिए, 100 से इधर कर दिया मैंने। ओके क्योंकि मुझे लाना है इसको, कभी भी इसको आंसर लाना है, इसको हमेशा 1 और 10 के बीच में लाना है, 1 और 10 के बीच में तभी आएगा जब 100 नीचे लाएंगे भाग करेंगे, तो 100 से मैंने भाग कर दिया, पॉइंट बैठा दो 1.84, 10 का 6, ये आंसर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इतना ओम मीटर। दो एनसीईआरटी में दिखाता हूँ आंसर, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। चलो 2 आंसर में दिखाता हूँ एनसीईआरटी में, देखो एनसीईआरटी का आंसर देखो, तो लास्ट में देखो दे दिया, इतना ही दे दिया, रेसिस्टिविटी 1.84 इतना दे दिया, देखो मैंने कैलकुलेशन ये जिसे डायरेक्टली कर दिया, का कर दिया, तुम देख लेना, दिक्कत होगा तुम लोग को बहुत ज़्यादा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है, दो ये वाला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12.6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन पूरा मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ। 12.6 देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो 12.6 में क्या बोल रहा है, ध्यान देना, मैंने ये पहले ही बता रखा है कि एक वायर है एल लेंथ का, एक वायर है एल लेंथ का वायर है। ओके चलो एल लेंथ का, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। अब उसको बोला है कि व्हाट वुड बी बोला है कि उसका हैज अ रेजिस्टेंस 4 ओम, उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, इस टाइम में इसका रेजिस्टेंस दे दिया 4 ओम, मुंह से आंसर बताना तुम लोग, 4 ओम दे दिया। अब बोला व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ दिस सेम मटेरियल हैविंग लेंथ, अब इसी वायर को इसी मटेरियल का L/2 लेंथ का है, L/2 लेंथ का, पहले ये था L लेंथ का,
अब इसको आधा लेंथ कर दिया गया L/2, आधा कर दोगे तो क्या होगा, मोटा हो जाएगा ना, एरिया बढ़ जाएगा ना, आधा कर दिया गया। तो पहले लेंथ था L, तो अब L हो गया L/2 हो गया, लेंथ हो गया L/2, एरिया हो गया डबल A, पहले एरिया था A अब हो गया 2A। तो बोला अब नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, था बताओ, लेंथ को घटा गया ना, जब लेंथ को घटाया गया है, पहले रेजिस्टेंस था 4 ओम, कितना था, कितना है, अब लेंथ को घटाया गया, L/2 कर दिया गया, तो सिंपल सा बात है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि लेंथ घटाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना। क्या बोला है, अब द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 और एरिया क्रॉस सेक्शन 2, तो हो ही जाएगा अपने आप, डबल करके बोलेगा। ओके, तो रेजिस्टेंस उसका घट जाएगा। तो रेजिस्टेंस वो कैसे घटता है, क्वेश्चन में करवा दे रहा हूँ, देखो फिगर में मैंने सॉल्व कर रखा है 12.6। देखो यहाँ देखो पूरा मैंने एक फिगर देख लो, फिगर में फिगर बना के मैंने समझा दिया आप लोगों को। देखो इसका लेंथ L था, एरिया A था, इसका इस टाइम में रेजिस्टेंस 4 ओम दिया हुआ क्वेश्चन में। अब चलो, अब इसका लेंथ आधा कर दिया गया है, बोला इसके लेंथ को आधा कर दो, L/2, लेंथ जब आधा करो तो एरिया डबल हो जाएगा, तो एरिया 2A कर दिया मैंने। अब रेजिस्टेंस इसका मैंने R' बोल दिया, R', कुछ भी नाम दे दो, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस घट बनेगा, रेजिस्टेंस तो घट जाएगा ना, क्योंकि लेंथ घट गया, लेंथ पहले 4 ओम, लेंथ L था तो 4 ओम था, अब लेंथ को आधा कर दिया गया, लेंथ को आधा करो तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है। तो L/2 करिए तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, तो कैसे घटे, तो ये निकालना मुझे R' चाहिए। ओके चलो, तो कैसे निकालो, चलो फॉर्मूला देख लो आप लोग, फॉर्मूला देख लो आप लोग अच्छा से। चलो मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, R = ρ/L/y, फॉर्मूला पढ़ा है मैंने, ये इसको क्वेश्चन 1 बोल दो, ρ/L/y रहने दो, ये इसके लिए, इस कंडक्टर के लिए, इस मटेरियल के लिए, ठीक है, मटेरियल दोनों का मटेरियल सेम है, इस सैंपल के लिए। चलो अब इसका लेंथ L/2 हो गया था, इसके लिए फॉर्मूला लगाओ, इसके लिए R का फॉर्मूला लगाओ, तो R' होगा इसका रेजिस्टेंस R'। अब फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू लेंथ, लेंथ इसका कितना हो गया L/2, इसका एरिया कितना 2A, तो 2A के नीचे एक छिपाओ, पलट दो उसको, बस कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं करना है। तो पलटो इसको, तो 2A को उल्टा करोगे तो 1/2 हो जाएगा, पलट दो, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1/4 अलग कर दो, और ρ/L/y फिर वही आ गया, ρ/L/y आ गया, तो ρ/L/y को फिर R लिख दो यहाँ पर से, या जो क्वेश्चन 1 मैंने लिखा था ये R लिख दो, फिर यहाँ से R लिख दो यहाँ से। ओके, अरे समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चन 1 में जो था आपका ये R ρ/L/y है, ये है ना ρ/L/y, उसी को यहाँ पर रख दो, यहाँ पर R, वहाँ पर R रख दो। चलो मैंने R रख दिया, ऐसे बनाना कभी गलती नहीं होगा। चलो ओके, तो R मैंने रख दिया यहाँ पे, देखो R, इसकी जगह R मैंने रख दिया 1/4। अब आओ तो R का वैल्यू कितना था, 4 ओम दिया होता क्वेश्चन में, देखो R का वैल्यू 4 ओम दिया होता है स्टार्टिंग में, जो देखो ये दिया हुआ था, देखो ये 4 ओम, ठीक है, बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो घट गया कितना, 4 कैंसिल, 1 ओम हो गया, नया रेजिस्टेंस कितना आया, नया E1 फ्रॉम 1 से मैंने वैल्यू रख दिया था, ये R का वैल्यू यहाँ पे जो रखा था वही लिख दिया, तो नया रेजिस्टेंस कितना 1 ओम हो गया। तो रेजिस्टेंस लेंथ घटाने से रेजिस्टेंस घट गया नहीं घट गया, पहले स्टार्टिंग में था 4 ओम, अब हो गया 1 ओम। बहुत अच्छा से मैंने सॉल्व कर रखा है फिगर के साथ, ऐसे एग्जाम में सॉल्व करो कभी गलती नहीं होगा। मैंने एक एक चीज़ को आपको देखो 2 स्लाइड पढ़ाने के लिए देखो 1 सवा घंटा हो गया है, लेकिन इतना टाइम मैंने दिया आप लोगों को, पूरा कंसेप्ट दिया, पूरा कंसेप्ट, कोई कंसेप्ट मैंने कभी नहीं किया, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि पूरा वीडियो देखा करो, पूरा कंसेप्ट लोगे पूरा दिल खुश हो जाएगा, मैंने पूरा एक चीज़ सॉल्व किया आपको। अब एक चीज़ और देखो, कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब डब्बा में खुद से बनाना। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, भाई 4 जो मैंने लिखाया। विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू द थिक वायर, थिक मतलब मोटा वायर, ओके, थिन मतलब पतला वायर, सेम मटेरियल, सिंपल बात है कि हम लोग जानते हैं कि जो मोटा वायर होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, तो उससे आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, ओके, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। तो थिक वायर की रेजिस्टेंस कम होती है और थिन वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, सिंपल बात है। तो बोला है कि व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, वाई, जब रीजन देना है तो बोलना है थिक वायर मोटा वायर, मोटा तार, थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस एंड थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस, ओके, दैट्स वाई थ्रू थिक वायर करेंट फ्लो ईजिली, ओके, बस इतना लिखना है आंसर, कुछ नहीं है। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ends ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेज ऑफ इट्स हाफ फॉर्मल वैल्यू चेंज। बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, रुको, रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट है, V = का पड़े होता है IR। अब बताओ जब R रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली I होगा, तो वोल्टेज को घटाओगे तो इलेक्ट्रिक करंट घट जाएगा, वोल्टेज को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक, तो वही बोल रहा है उनको। बोला कि एंड्स ऑफ कंपोनेंट डिक्रीज, तो बोला वोल्टेज को घटा दिया गया, वोल्टेज को हाफ कर दिया गया, हाफ कर दोगे तो व्हाट चेंज विल करंट थ्रू द इट, कितना आसान क्वेश्चन, लैंग्वेज खाली भरा हुआ है। बोला रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ओके, पढ़ लेना आप लोग, कांस्टेंट है, तो वोल्टेज को हाफ कर दिया जाए तो करंट भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधे समानुपाती होता है। तब वोल्टेज को आधा करो तो करंट भी आधा हो जाएगा, सिंपल बात है, तो आधा आंसर लेकिन आधा हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। Why are coils of electric toasters and electric irons made of Ly rather than the pure metal? प्योर मेटल का नहीं बनाया था, किसका बनाया था, Ly का बनाया था। तो मैंने बताया कि उसका हीटिंग एलिमेंट का जो क्यों बनाया था सर, इलेक्ट्रिक आयरन का जो कॉयल है या हीटिंग एलिमेंट है वो इसलिए Ly का बनाया था, क्योंकि Ly का रेजिस्टिविटी हाई होता है, पहला पॉइंट। दूसरा बात उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ओके, मैंने बताया उसका प्रतिरोधकता उच्च होता है, उसका गलनांक उच्च होता है, और
तीसरा मैंने बताया था कि वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं करता है। ओके, मैंने लिख दिया है, ये अच्छा से जल्दी उपचयन नहीं करता है। कारण समझा, आंसर मैंने लिख दिया भाई, जो नोट में करके लिखा था। अब पाँचवा तो छोड़िए, तो पाँचवा क्या बात है, तो वो सब बोला कि कौन अच्छा है, वो टेबल देख करके, टेबल जो मैंने बताया, बोला है यूज़ द डेटा टेबल विच अमॉन्ग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर। कौन कंडक्टर अच्छा है, तो सिंपल बात है, देखो टेबल देखो, टेबल देखो, टेबल देखो आप लोग, टेबल देखो ये वाला। बताओ आयरन और क्या पूछा था क्वेश्चन में, आयरन और आयरन और मरकरी, क्या बोला है, विच आयरन एंड मरकरी, और आयरन और मरकरी में कौन अच्छा कंडक्टर है, तो जिसकी रेसिस्टिविटी जितनी कम होगी वही अच्छा कंडक्टर होगा। तो आयरन देखो ऊपर, इसमें देखो आयरन कौन ऊपर है, आयरन यह है और मरकरी नीचे है, तो आयरन का रेसिस्टिविटी तो बहुत कम है, मरकरी से थोड़ा ज़्यादा है। किसके सर, जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो रेसिस्टिविटी घट रहा है। सबसे कम किसकी रेसिस्टिविटी है, सिल्वर की। ओके, तो आयरन की रेसिस्टिविटी कम है और मरकरी की रेसिस्टिविटी थोड़ा ज़्यादा है, तो आयरन अच्छा कंडक्टर है मरकरी के कंपेयर में। ओके, तो आयरन इज गुड कंडक्टर देन मरकरी। ओके, क्योंकि आयरन हैज़ लेस रेसिस्टिविटी। क्लियर हो गया, बस ये देख करके टेबल देख करके बताना जवाब, बहुत आसान है। विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर हैज लिस्ट रेसिस्टिविटी। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आया, बस यही है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर, बहुत मेहनत करके मैंने पढ़ाया, बहुत मेहनत लगा है आप लोगों को। ओके, तो लाइक कर देना, भी लाइक करके जाना, बिना लाइक किए मत जाना। ओके, इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरा को देखो। ओके, और गाना सुना रहा हूँ आप लोगों को, बिना गाना सुनाए तो नहीं जाने दूंगा। ओके ओके, चलो, ज़्यादा लाइन नहीं सुना पाऊँगा, फिर भी मैं सुना देता हूँ। खुदा को दिख रहा होगा, न दिल तुझसे जुदा होगा, तेरी तकदीर में मुझको वो अब तो लिख रहा होगा। खुदा को दिख रहा होगा, न दिल तुझसे जुदा होगा, तेरी तकदीर में मुझको वो अब तो लिख रहा होगा। तेरा ही बस होना चाहूँ, तेरे दर्द में रोना चाहूँ, तेरे दिल के इन जख्मों पे मरहम मैं होना चाहूँ। तेरा ही बस होना चाहूँ, तेरे दर्द में रोना चाहूँ, तेरे दिल के इन जख्मों पे मरहम मैं होना चाहूँ। बस इतना ही, आज नहीं ज़्यादा सुना पाऊँगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और उसका शेयर भी कर देना, जो नए व्यूअर्स हो वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। और लो स्क्रीनशॉट ले लो पहले नोट्स का, स्क्रीनशॉट ले लो नोट का, मैं भूल जाता हूँ तो आप लोग बीच में स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। ओके, स्क्रीनशॉट लेने के बाद जब वीडियो नोट तब जाके नोट करना, अब एनसीईआरटी को स्टडी करना। ओके, चलिए, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, बी हैप्पी, नो बीपी। ओके, देन बाय बाय, सी यू।